दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ क्रमबद्ध रूप से एक एक करके सारी क्लासेस। जिस प्रकार से आप देखते आ रहे हो कि मैं सारी की सारी क्लासेस आपको एक सीक्वेंस में दे रहा हूँ और जिसमें आप जो है इस तरह से जो है एक एक चीज़ को पढ़ रहे हो कि आप बढ़िया इनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी जो है आप वीडियोज़ का सिस्टमेटिक एक नोट्स तैयार कर रहे हो। उम्मीद है ये सारे की सारी चीज़ें अगर आपको सीक्वेंस में नहीं मिल रही हो तो हमारी एप्लीकेशन है जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस। इसके नाम से जो है आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करके भी सारे क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, हाँ। और जो लड़के फ्री में चाहते हैं कि सब कुछ फ्री मिले तो वो चीज़ आप जो है डेली क्यूज के माध्यम से फ्री प्राप्त कर सकते हो। डेली क्यूज में बिल्कुल एप्लीकेशन में फ्री डाल रहा हूँ। यूट्यूब पर काफ़ी संख्या में मैंने 40-50 क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई जो कि आप डेमो के रूप में ले सकते हो। मैं बहुत ही शानदार चैप्टर को लेकर आज परिचर्चा करने वाला हूँ आपके बीच में, जो बहुत ही बड़ा और अच्छा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में श्योर पूछा जाता है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल और विदाउट न्यूमेरिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चन कैपेसिटर से संबंधित आपके लिए आते हैं और आज उसी पर अपन पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है इसको लेकर के अपन पूरा विस्तार से अपन यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। आज जिस बिंदु पर अपन पर चर्चा कर रहे हैं वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक्चुअल में है क्या चीज़ इसको देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बिंदु है कि इसका उपनाम क्या होगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। तो सबसे पहला है इसका उपनाम। कैपेसिटर में यहाँ इसका नाम तो होगा लेकिन उपनाम निक नेम कौन सा होगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखने की बात है। इसका उपनाम है यहाँ एक तो देखो कैपेसिटर को बोलते हैं संधारित्र। कैपेसिटर को हिंदी में बोला जाता है संधारित्र। इसका उपनाम है कंडेंसर। क्या है? कंडेंसर। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ यहाँ पर, कंडेंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना। हाँ, तो उपनाम आपका कंडेंसर हो गया। चलिए दोस्तों यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं आ रही है। ठीक है, बट एक एक चीज़ को आप क्लियर करोगे तो कोई भी दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होगी। देखिएगा, मैंने उपनाम को लेकर के परिचर्चा की। इसके बाद में मैं अगर बात करना चाहता हूँ तो आपसे इसके सिंबल को लेकर के बात करूँगा। इसका जो संकेत है, जो सिंबल है, उसको लेकर के मैं बात करूँगा कि सिंबल कौन सा है इसका, इस भी परिचर्चा हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जनरली सिंबल्स जो आपने देखा होगा कैपेसिटर का, किसका? कैपेसिटर का। तो यहाँ ऐसा ये जो सिंबल है आप देख रहे हो इस टाइप का होता है। ये आप देख सकते हो जिस प्रकार से बैटरी का होता है उसी टाइप का। थोड़ा सा अंतर होता है कि बैटरी का एक सिरा छोटा एक सिरा बड़ा रहता है, परंतु इसके दोनों सिरे समान रूप से पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से अगर यहाँ ये पहले नंबर में डाल देता हूँ इसको, नंबर 1। देखिएगा कौन कौन से प्रकार के यहाँ कैपेसिटर के जो है हो सकते हैं। तो इसमें 2 नंबर का आपका जो सिंबल्स होगा वो सेम एक और स्टेप में आ जाएगा, जिसको आप यहाँ पर देखो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ऐसा है। लेकिन इसमें इस टाइप का आपको यहाँ क्रॉस में किया रहता है, तो ये आपका वेरिएबल जो है कैपेसिटर हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ बात बताऊँ आपको, तो तीसरे नंबर का जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा इस पर भी ध्यान दो। तो तीसरे नंबर का एक अलग ही होगा। अलग ही मतलब यूँ समझिएगा कि इस टाइप से ही रहता है। अब इसमें कोई अंतर आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ इसमें प्लस और एक जगह माइनस लिखा रहता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर प्रयोग के लिए आधार पर बात कर सकते हो। ये दोनों ही अगर आपके प्रयोग में लाए जाते हैं तो ये दोनों एसी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि ये अकेला जो है डीसी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि देखिएगा सबसे पहले जो है आपका कैपेसिटर, इसकी बात करते हैं तो ये सामान्य कैपेसिटर है और ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर है। तो ये जो सिंबल्स है आपका ये है कैपेसिटर। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का सिंबल है, लेकिन ये वेरिएबल कैपेसिटर का है। किसका? वेरिएबल मतलब परिवर्तनीय कैपेसिटर का जो सिंबल है, जिसका मान घटता बढ़ता बदलता रहता है, उसका एक सिंबल है। इसकी बात बताऊं तो यहाँ एक और आता है जिसको बोलते हैं, देखिए आपके सामने जो है प्लस और माइनस। इसका मतलब ये भी कैपेसिटर है, लेकिन इसका यूज जो है डीसी सप्लाई के लिए। ठीक है, तो डीसी के लिए उपयोगी कैपेसिटर, इसको बोलेंगे डीसी के लिए उपयोगी कैपेसिटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, तो लिखिए डीसी यूजफुल कैपेसिटर। ठीक है, यूजफुल कैपेसिटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो तो इसका जो यूज किया जाता है डीसी के लिए किया जाता है। अब आपको यहाँ ये क्लियर हो गया कि जो है आपके यहाँ ये दोनों के दोनों जो है एसी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ये केवल जो है डीसी के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर का जो यूज है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई के लिए किया जा सकता है। तो ये बात तो क्लियर होगी, परंतु याद रखना एसी के लिए विशेष तौर से प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, हाँ, कि डीसी के लिए लाया जाएगा तो केवल डीसी वाला ही कैपेसिटर होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है अपने एसी सप्लाई के लिए कार्य करता है कौन, कैपेसिटर। खैर मैं और बात करता हूँ, तो यहाँ पर जिसमें प्लस माइनस लगा रहता है वो क्या होता है, देखिएगा कैपेसिटर मोस्टली जो प्रमुख रूप से जो है एसी पर कार्य करता है, लेकिन जिस कैपेसिटर में डीसी लिखा रहता है, प्लस माइनस लिखे रहते हैं, वो किस पर कार्य करता है, एसी पर कार्य करता है। तो ठीक है, यहाँ नोट डाल करके अपन एक बिंदु लिखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बिंदु अपने यहाँ लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, नोट में आपका ये बिंदु है कि कैपेसिटर के किसी भी सिरे पर प्लस और माइनस नहीं लिखा रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे लिखेंगे कैपेसिटर के किसी भी सिरे पर प्लस व माइनस नहीं लिखा होता है, ओके, ध्यान रखना है ना। अर्थात कैपेसिटर का उपयोग कहाँ करते हैं, एसी सप्लाई में। ठीक है, नहीं लिखा होता है ना। इस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग केवल एसी सप्लाई के लिए किया जाता है, आपूर्ति के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला जो अपन नोट डाल के लिख रहे हैं इसमें ये है, दूसरा एक और नोट में आप लिखिएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट में ही चलेगा। ठीक है, जिस भी कैपेसिटर में प्लस और माइनस लिखा हो उसका उपयोग केवल डीसी सप्लाई को लिए किया जाता है। ठीक है, जिस कैपेसिटर में धनात्मक, ठीक है, या फिर पॉजिटिव बोल दो। ठीक है, पॉजिटिव, ओके, डन। ठीक है ना, जिस कैपेसिटर में प्लस, ओके, वह नेगेटिव, इसको बोल दो माइनस। ठीक है, डन। चलिए यहाँ पर हो गया माइनस। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, जिसमें क्या होता है, प्लस और माइनस की दो कंडीशन आपके सामने, क्या माइनस। ठीक है, जिस कैपेसिटर में प्लस माइनस लिखा होता है उसका उपयोग केवल डीसी के लिए किया जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अर्थात यूं कह सकते हैं यहाँ कि डीसी के लिए किया जाता है, कारण क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं पाई जाती हैं, अर्थात कैपेसिटर का उपयोग एसी एवं डीसी दोनों सप्लाई, इसको आपूर्ति भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, के लिए किया जाता है। डन। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कैपेसिटर का उपयोग एसी एवं डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई आपूर्ति के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर किसी भी सिरे पर धनात्मक और ऋणात्मक नहीं लिखा रहता है, और जिस भी सिरे पर अगर यहाँ नहीं लिखा हो तो उसका उपयोग केवल और केवल कहाँ करते हैं, एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट के लिए किया जाता है। जिस कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव यदि लिखा हो तो उसका उपयोग केवल डीसी सप्लाई के लिए किया जाता है, डायरेक्ट करंट के लिए किया जाता है। कारण क्योंकि डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं पाई जाती है, जो वेवफॉर्म
फॉर्म होती है वो डीसी में नहीं पाई जाती, वेव फॉर्म किस में पाई जाती है, केवल और केवल एसी फॉर्म में ही, एसी सप्लाई में ही पाई जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। अर्थात कैपेसिटर का उपयोग, अर्थात जो यूज किया जाता है कैपेसिटर का, वो ओनली फॉर क्या किया जाता है, एसी और डीसी बोथ कंडीशन किया जाता है। तो यहाँ आपको ये देखना है, तो बोथ जो स्टेप है उन दोनों के दोनों स्टेप में इसका यूज लिया जा सकता है। चाहे फर्स्ट स्टेप में आपका अल्टरनेट एसी हो या फिर आपका डायरेक्ट करंट हो, दोनों प्रकार की सप्लाई के लिए इसका यूजफुल किया जाता है। तो दोस्तों मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर यही चीज़ आपको देखना, मूलतः जो बिंदुओं पर अपन परिचर्चा कर रहे हैं वो ये है। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि भाई जो है ये डीसी के लिए प्रयोग लाया जाता। तो मैंने बताया है कि कैपेसिटर क्या है पहला, इसके बाद बताया है कि यहाँ कैपेसिटर की जो डेफिनेशन बनेगी, परिभाषा बनेगी, वो दो प्रकार से अपन वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कि कैपेसिटर में क्या होता है, एक चालक सिरा लिया, दूसरा चालक लिया, बीच में कुचालक, ठीक है। तो किन्हीं दो चालकों को किसी अचालक के द्वारा पृथक किया जाता है, तो वो पुर्जा कैपेसिटर कहलाता है। या फिर यूँ कह सकते हो सरल लैंग्वेज में, क्या है ना, एक चालक दूसरा कुचालक, दो चालक कौन से हो गए, दो, कोई भी ले लेते हैं अपन, तो दो चालकों के बीच में क्या, तीसरा जो है इंसुलेटर। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो जो इंसुलेटर में ही क्या करते हैं, आवेश का जो है क्या होता है, एकत्रित होता है। आवेश एकत्रित का जो कार्य होता है केवल किस में होता है, इंसुलेटर में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ ये चीज़ समझ सकते हो, लिख सकते हो। अब इसको अपन किस तरह से परिभाषित करेंगे, ये चीज़ भी आपको देखना होगा। तो आप इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि कैसी स्टेप आपके किस तरह से होगी। ले लीजिएगा, उतार लिया। तो मैं और आगे बताना चाहता हूँ इसमें कि भाई यहाँ मैंने आपको यही बताया कि इसका निकनेम क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ आप कैपेसिटर का संधारित्र। ये बात आपको क्लियर है। सिंबल्स आपको यहाँ दिया, तो सामान्य सिंबल कैपेसिटर का है। इसी बात में अगर बात करता हूँ तो यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल का होता परिवर्तनीय। यहाँ पर यूज जो है डीसी सप्लाई के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइप की कंडीशन आपके सामने है, इससे आप ये भी क्लियर कर सकते हो कि किस टाइप का क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपको यहाँ पर इसी प्रकार बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नोट डाल के लिखा, कैपेसिटर में कैपेसिटर की किसी भी सिरे पर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। यदि यहाँ पर इस टाइप का पॉजिटिव और नेगेटिव पाया जाता है, इस प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग केवल एसी सप्लाई के लिए किया जाता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि एसी में कोई भी धनात्मक सिरा या फिर ऋणात्मक सिरा नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार से कैपेसिटर में यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है, तो उसका उपयोग केवल और केवल डीसी सप्लाई के लिए किया जाता है। कारण क्योंकि डीसी में आवर्ती नहीं पाई जाती है, और इसी के कारण इसमें अनंत मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करती है। इसी कारण से इसमें इसी कारण डीसी में अनंत, डीसी में कैपेसिटर अनंत मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। चलिए इसको भी आप नोट कर लेना यहाँ की, ठीक है। जिससे आपको कोई, अर्थात कैपेसिटर का उपयोग एसी व डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई के लिए उपयुक्त है और कर सकते हैं, किया जाता है। यहाँ तक आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब मैं जो बात बता रहा हूँ कि यहाँ अपन पढ़ा है कैपेसिटर, और कैपेसिटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और एग्जाम में जब आते हैं तो फिर इस टाइप की क्वेश्चंस आपकी जब कंडीशन होगी अप्लाइड, तो उसमें क्या बताओगे, ठीक है। तो देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा गया तो आप कहोगे कि कैसे आया था सर। बिल्कुल मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया अभी हाल में ही, तो आप वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार था, जिसमें आप कहोगे कि सर ऐसे भी क्वेश्चन होता है। तो बिल्कुल कुछ भी संभव हो भाई, आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहला क्वेश्चन ये था, इसमें ध्यान दीजिएगा, न्यू दिया था कंडेंसर। अब कंडेंसर आदों को पता ही नहीं होगा। कंडेंसर का संकेतक, बस खत्म क्वेश्चन। अब आप ये कहोगे तो ऐसा कैसा, कहाँ पर संभव? भाई बिल्कुल संभव है। इसरो में आया है, बिहार स्टेट में आया है, क्या है, बिहार स्टेट में आया हुआ, इसरो में आया हुआ। तो दो जगह जब ये क्वेश्चंस पूछा गया और आपको कहोगे कि सर ऐसा कैसे, अरे भाई बिल्कुल संभव है। यहाँ पर वही मैं बात बता रहा हूँ। तो इस चीज़ से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि किस टाइप की स्टेप कहाँ से और किस प्रकार से हो रही। तो दोस्तों मैं जो बात बता रहा हूँ कि यहाँ कंडेंसर का उपयोग संकेतक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? संकेतक के रूप में। अब आप कहोगे संकेतक, बिल्कुल हाँ जी, संकेतक के रूप में किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर किया जाता है। अब सिम्बल्स के रूप में पहला ऑप्शन था ये वाला, दूसरा ऑप्शन था ये वाला, तीसरा ऑप्शन था ये
वाला। और चौथा ऑप्शन था यहाँ, देखिएगा चौथा ऑप्शन में देखना है यहाँ पर ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या करोगे दोस्तों? तो आपके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन आपके यहाँ पर टेक्निकल हेल्पर में भी पूछा गया, ठीक है, टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन में भी पूछा गया। अब आप कहोगे टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन, हाँ जी हाँ जी, जिसे लाइनमैन कहते हैं उसी में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन आपके इस टाइप से था, ठीक है, टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन में। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था, पहला नंबर का ऑप्शन देखिएगा आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, संकेतक, ठीक है। तो वहाँ जो क्वेश्चन है वो देखो आप कैसे आया है, ठीक है, डन। दूसरा नंबर का जो ऑप्शन आया वहाँ ऑप्शन से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा इस टाइप के ऑप्शन से आपको कि किस टाइप का एग्जाम आया हुआ और उससे बच्चे कैसे आउट हो जाते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सामने जो ऑप्शन है टेक्निकल हेल्पर की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप की स्टेप आपके लिए जो है एक एक चीज़ क्लेरिफाई कर रहा हूँ मैं, जिससे आप यहाँ समझ सकते हो जो क्वेश्चन है उसको आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने जो है यहाँ पर एक एक चीज़ में कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया, अब ये क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया टेक्निकल हेल्पर में बिहार सॉरी वो एक और लाइनमैन हरियाणा लाइनमैन, ये क्वेश्चन हरियाणा लाइनमैन में भी आया है, हरियाणा लाइनमैन में भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ कि लाइनमैन इसमें भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाए थे, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है 4 थे उसमें हरियाणा लाइनमैन में, जबकि टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन 2018 में जो क्वेश्चन आया गया था तो ये 5 ऑप्शन के आते हैं वहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट में। अच्छा बात सुनिए, यहाँ आपको बताना था बिल्कुल आप एक ही नज़र में बता सकते हो दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ एक क्वेश्चन के साथ में 4-5 क्वेश्चन पुटअप कर दिए, वो कैसे आप देख सकते हो एक नज़र से। चलो देखो बताओ मुझे, तो मैं बताता हूँ आपको जो क्वेश्चन से है यहाँ पर, इससे क्लियर कर सकते हो कि कैसे स्टेप होगी। चलिए मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पर देख करके बताओ कि प्रथम दृष्टि में कौन सा क्या आंसर होगा। तो इसका मतलब आप देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, चलिए लिखिएगा। अब आपका आंसर तो बिल्कुल आप ही बताओगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये जो है रेजिस्टेंस का है, किसका है? रेजिस्टेंस का। आप यहाँ पर कल्पना कर सकते हो जिस तरह की मैं बात बता रहा हूँ। तो अब इससे आंसर आपको क्लियर करना, ये है आपका सेल का, किसका है? सेल का, ठीक है। ये है आपका बैटरी का, किसका है? बैटरी का, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो ये है बैटरी का। इसके बाद ये है आपके चौक का, या फिर यूँ बोल सकते हो कुंडली कोयल, है ना, या कुंडली बोल रही है, कोयल बोल रही है, चौक भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? चौक या बेलास्ट, ठीक है, कुंडली कोयल चौक बेलास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोयल बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो? कोयल, ठीक है, कुंडली, ठीक है। यहाँ पर ये जो लग रहा है ये आपको किसका लग रहा है? कैपेसिटर। तो आपको यहाँ पहले पॉइंट से ही मैंने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। इस टाइप के जब क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते तो बच्चे कंफ्यूज होते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जेईई में बहुत बार पूछे गए हैं। एसएससी जेईई में आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए, कम से कम कई बार आपके, क्योंकि स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनों की कंडीशन है। उसमें क्या है कि नाम बदल जाता है, इस टाइप की स्टेप बदल जाती है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप इसको अनुमान लगा सकते हो कि कैसा होगा। इसका मतलब होगा प्रतिरोध, क्या होगा? प्रतिरोध, राइट। अब आप समझ सकते हो कि इसका मतलब तो हो गया रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और यहाँ है आपके सामने क्या है? सेल, ठीक है। अब आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या है? बैटरी है, ओके डन। से यहाँ पर सेल जो है, सेलों का समूह क्या है? बैटरी है। इसी प्रकार से ये कोयल है, क्या है? कोयल। कोयल को बोलते हैं कुंडलन, क्या बोलते हैं? कुंडलन, ये कुंडलन है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये संधारित्र, क्या है? संधारित्र है। तो यहाँ दोस्तों अब आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ जो पूछा गया कंडेंसर संकेतक है। पहला क्वेश्चन तो ये कि कंडेंसर क्या होता? कैपेसिटर। तब जाकर आप इस क्वेश्चन का क्लेरिफाई जवाब दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे, ठीक है। अब आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो कि कैसे स्टेप आपके साथ हो रही। तो ये आपका यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसको किस नाम। और ये बात भी ध्यान रखना, सेलों का समूह क्या कहलाता है? सेलों का समूह क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता? बैटरी कहलाता। कुंडलन कोयल, कोयल को यहाँ कुंडलन या कोयल को जो है चौक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? चौक, या फिर बेलास्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बेलास्ट, या फिर लपेट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? लपेट, ठीक है। कुंडलन कोयल या बेलास्ट चौक भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपके ध्यान रखना। कैपेसिटर को आप अच्छी तरह से जानते हो, यहाँ कंडेंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंडेंसर भी बोल सकते हो, संधारित्र भी बोल सकते हो, कैपेसिटर भी बोलते हो। तो इसका आंसर ये होगा। अब इसी क्वेश्चन को जो है एग्जाम में कई बार एसएससी में जो आया है, अपने एसएससी जेईई में आप देख सकते हो 2019 वाले की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या आया था? यहाँ कंडेंसर न शब्द दिया करके केवल जो है उसको नाम बदल दिया था दोस्तों, और नाम बदला था। तो अब आप यहाँ इसी क्वेश्चन का आंसर देना, केवल यही था, सारा का सारा क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं था। इस क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो इतना सा था कि यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है,
यूँ था, सीधा सीधा उसने दिया था। देखिएगा कुछ भी नहीं दिया था इसने, केवल और केवल एक ही पॉइंट दिया था। अब आप उससे अनुमान लगाना है कि क्या होगा, ठीक है ना। देखिएगा आर सिंबल, अब आप समझो बस प्रश्न आ सकते इतना सा था। ये एसएससी के क्वेश्चन जब आपका था तो आर सिंबल्स, तो यहाँ पर मतलब आर आपको ध्यान रखना। तो एक चीज तो आपको यूं होना चाहिए कि भाई आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है, ठीक है डन। अब ये था सिंबल्स क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्लिक करना था। ये क्वेश्चन से बदल गया, बस इतना सा था। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है। ध्यान रखिए कि यहाँ बैटरी और सेल में जो है प्लस और माइनस लगता है। ये माइनस है, सॉरी ये छोटा वाला सिरा जो है माइनस का होता है, बड़ा वाला सिरा जो किसका होता है प्लस का होता है। इस टाइप के लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके एल है जो कि इंडक्टर है, इंडक्टर का मतलब चौक, ठीक है। यहाँ इंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको, इंडक्टर, ठीक है इंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रेरक का तो क्या था, प्रेरक का तो, प्रेरक या प्रेरक का तो इस टाइप से कंडीशंस आप यहाँ समझते हो। ये एक पुर्जा है, ये सारे के सारे जिनको आप देख पा रहे हो। तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड कंडीशन है। अगर उसने यहाँ इसकी जगह आर की जगह एल लिख दिया तो फिर क्या करोगे, एल में आपको बताना होगा ये, ठीक है कोयल। तो यहाँ यही चीज आपको देखना है। उसने ये बोल दिया कि निम्न में से किसका सेलों का समूह का जो है क्वेश्चन से, देखो यूं क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा सेलों का समूह का जो है क्या है, डायग्राम से या सिंबल से। तो सेलों का समूह मतलब आप समझ सकते हो सेलों का समूह। अभी अभी मैंने लिखा सेलों का समूह क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो आप ये क्वेश्चन हो गया सेलों का समूह, इसमें आपको बताना था बैटरी। अब यहाँ क्वेश्चन तो ये दिया ऑप्शन में, तो ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये दे तो चलो ठीक है समझ में आता है, लेकिन यूं पूछ लिया कि सेलों का समूह, बस उसमें बाद में कुछ भी नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया सेलों का समूह। अब आपको तो यहाँ मैंने लिखा इसलिए दिमाग में क्लियरिफाई है, लेकिन अगर नहीं लिखा रहता तो आप इसको कैसे क्लियर करते। ये बड़ा तकलीफ का विषय है। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और इनको आप जितना बढ़िया तरीके से पढ़ोगे आपको उतना ही क्लियरिफाई हो जाएगा। अब सेलों का समूह आपको पता है कि बैटरी होगी क्या होगी, तो यहाँ बच्चे जल्दीबाजी में सेल ही कर देते हैं जो कि गलत हो जाता। अब जबकि सेलों का समूह बैटरी होता है, दो या दो से अधिक सेलों का समूह क्या कहलाता है, बैटरी। तो आंसर ये होगा। तो ये चीजें आपको डबल मीनिंग से पूछता हो, क्योंकि आजकल एक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन छुपा करके पूछता, जब जाकर बच्चों आउट होते हैं। अन्यथा बच्चों को जो है क्योंकि अच्छी परसेंट जाने ही नहीं देता, यही एग्जामिनर का ध्येय रहता है कि ज्यादा मेरिट ना जाए, कम मेरिट में बच्चे समा जाए। यही उद्देश्य से जो है एग्जामिनर लेकर चलता है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ इसी तरह से, तो ये पहला ही अपने जो है यहाँ से स्टार्ट किया है कि भाई किस तरह से कैपेसिटर अपना यहाँ पर होता है और कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों पर आपको यहाँ पर बताया है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उन पर भी चर्चा की है। उम्मीद है ये आपने उतार लिया होगा। इसके बाद और आगे चलते हैं। चलिए कहाँ चलोगे दोस्तों, चलिए आ जाइए मेरे साथ में। अपन बात करते हैं कैपेसिटर पर। किस पर कैपेसिटर को थोड़ा सा आपको बहुत सारा विस्तार से लिखोगे तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। चलिए मेरे साथ में मैं लेकर चलता हूँ आपको कैपेसिटर के और विस्तार में। तो इसका लिखिए उपनाम। चलिए उपनाम में आपको लिखना है यहाँ कंडेंसर, जिससे आपको कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है कंडेंसर। अब मैं पढ़ाता चलूंगा आगे, ये जगह मिल गई, ठीक है। चलिए आइए मेरे साथ में। सबसे पहले अपन यहाँ इसमें परिचर्चा करते हैं। तो ये लीजिएगा डेफिनेशन, क्या लीजिए परिभाषा। अब परिभाषा को लेकर के आपको यहाँ पर समझना है कि इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। तो लिखिएगा डेफिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेशन जो होगी इसकी क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी। समझिए मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन को सही लैंग्वेज में। किसी भी दो चालक पुर्जों को किसी अचालक के द्वारा पृथक करने पर बना पुर्जा आपका कैपेसिटर कहलाता है। देखिए किसी दो चालक पुर्जों के द्वारा, ठीक है दो चालकों के द्वारा, देखो आप चालक पुर्जों के दो चालकों के द्वारा चालकों को, इसे लिखो द्वारा के चालकों को किसी कुचालक द्वारा पृथक करना। क्या देखो यहाँ पर देखो किन्हीं दो चालकों को किसी कुचालक के द्वारा पृथक करना मतलब अलग करना। तो देखिए पृथक करना, करने वाला पुर्जा, करने वाला अवयव, ठीक है यानी करने वाला अवयव,
लैंग्वेज ऐसी आती है, इसलिए वही लिख रहा हूँ। अवयव पार्ट्स, पार्ट्स कैपेसिटर कहलाता, कैपेसिटर कहलाता। तो ये आपकी कैपेसिटर की यहाँ परिभाषा होगी। तो लिखिएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर कहलाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरह की कंडीशंस आपके सामने हैं। ये चीज़ आपके लिए मायने रखती है। किन्हीं दो चालकों के द्वारा किसी कुचालक द्वारा पृथक करने वाला जो पुर्जा है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। और कैपेसिटर को अपनी यहाँ एक एक चीज़ को क्लेरिफाई कर लिया और उसी के आधार पर अपनी यहाँ समझ पा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ संधारित्र, और संधारित्र में मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से ये पृथक कर रहा। ठीक है, इसका डायग्राम देखिएगा, एक चित्र आप समझ लीजिएगा। यहाँ लिया आपने, देखो ऐसा समझो कि एक ले लिया है, देखो यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हो। पहला एक पुर्जा लिया है, ये लिया, ये ले लिया, ठीक है, एक ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। अब कोई भी यहाँ पर ये कंडक्टर है, मान लीजिए क्या है, ये कंडक्टर है जिसको बोलते हैं अपने यहाँ चालक। तो यहाँ पर ये जो है आपके चालक है, इधर वाला पार्ट, ठीक है, और इधर वाला भी चालक है। अब दोनों ही चालकों के बीच में एक कुचालक को मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये कोई प्लेट कुचालक की डाल दी, तो ये जो कुचालक है इसको बोलते हैं यहाँ कुचालक, क्या बोलते हैं, कुचालक, ठीक है। तो कुचालक जो है आपका ये इंसुलेटर है, और इसी इंसुलेटर की बात करता हूँ। तो ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, दोनों कंडक्टर के द्वारा अपन यहाँ दोनों कंडक्टर को किसी कुचालक के द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। तो ये जो कंडीशंस आपकी बनती है, ये जो पार्ट्स बनता है, ये कैपेसिटर निर्माण होता है। तो ये जो कंडीशंस आपकी कैपेसिटर कहलाती है, जिसको इस तरह से आपने व्यक्त किया। ये आपका कैपेसिटर वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें कोई भी धनात्मक और ऋणात्मक सिरा आपने यहाँ नहीं लिया, तो ये आपको क्लियर हो गया, डन। इसमें भी मुझे लगता कोई दिक्कत, ये परिभाषा थी आपकी, डेफिनेशन थी जो अपने यहाँ पर वेरीफाई की है। अब किस तरह से अपने आगे और बढ़ते हैं, तो इसमें एक और चीज़ आपके सामने आती है, तो मुझे देखने को मिल रहा है इसकी उपयोगिता या इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले ये जो उपयोग करेगा, तो इसकी क्या क्या उपयोग है। तो पहली कंडीशन है कि कैपेसिटर का उपयोग क्या होगा। 4-5 उपयोग होते हैं। पहला, पावर फैक्टर बढ़ाना, पावर फैक्टर को इंक्रीज करना, अर्थात जो है ये पावर फैक्टर को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार से ये लीडिंग पावर फैक्टर मतलब अग्रगामी पावर फैक्टर को करता है, ठीक है। इसके बाद एक और आती है, तो धारा को संग्रहित करने का कार्य करता है, ठीक है। अब धारा संग्रहण जो होगी केवल और केवल कुचालक पदार्थ में होगी, इंसुलेटर पदार्थ में होगी, अचालक पदार्थ में होगी, रोधी में होगी, बीच वाला जो पदार्थ है जो अभी मैंने बताया बना करके उसमें होगी। इसके बाद ये जो है सिंगल फेज को डबल फेज में बदलने का कार्य करता है। इसी प्रकार से सिंगल फेज मोटर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पंखे वगैरह में इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें सिंगल फेज मोटर ही होती है, ठीक है। यहाँ अगर और बात करते हैं इसी क्रम में, तो इसका और भी चीजें हैं, जैसे कि सिंगल फेज को डबल फेज में बदला, पावर फैक्टर को सुधार दे, धारा संग्रहण कर लिया, आवेश जो बीच वाले में हो गया। इसके बाद मोटरों में यहाँ पर जो स्पार्किंग को कम करना है। इस बार डीसी जो होती है पल्स सेटिंग मतलब स्पंदित जो डीसी उसको शुद्ध डीसी में बदलने के लिए पृथक परिवर्तन में भी इसकी उपयोगिता बरकरार बनी हुई है। इस तरह से जो है इसका कई यूज यहाँ पर लेंगे अपन, और उनको एक एक करके सारा आपको मैं पढ़ा देता हूँ, क्लियर लिखिएगा पहला नंबर का पॉइंट, ठीक है। तो लिखिएगा सबसे पहले धारा को संग्रह करना, धारा करंट कलेक्ट, ठीक है। तो धारा संग्रहण करना, धारा संग्रहण करना, विद्युत धारा को संग्रहण करना, ये पहला उद्देश्य है इसका। दूसरा एक और कार्य है इसका, वो क्या है, पावर फैक्टर को बढ़ाना, ठीक है, शक्ति गुणांक को बढ़ाना, इंक्रीज, ठीक है, बढ़ाना। तो यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ जो बात कर रहा हूँ बढ़ाना, ठीक है, ये कार्य होगा। तो पावर फैक्टर की बात कर रहा है, पावर फैक्टर इंक्रीज, ठीक है। अब पावर फैक्टर कैसे इंक्रीज होगा इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह की स्टेप आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको और बताता हूँ, इसमें तीसरे नंबर का जो पॉइंट आएगा, सिंगल फेज मोटर में इसका यूज किया जाता है, सिंगल फेज मोटर। अब यहाँ पावर फैक्टर बढ़ा रहा, तो इसका मतलब कौन सा कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल आपको देख लेना, ये आपका लीडिंग पावर फैक्टर कर रहा। लीडिंग का मतलब होता है यहाँ अग्रगामी, क्या होता है, अग्रगामी। तो अग्रगामी शक्ति गुणांक के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ये सिंगल फेज मोटरों में क्या, सिंगल फेज मोटरों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, सिंगल फेज मोटरों में, ठीक है। इसी प्रकार से जो सिंगल फेज मोटरों में उपयोग करते हैं, तो जैसे क्या हो गया, क्लियर कीजिए, पंखे की मोटर होगी, पानी की मोटर होगी, ठीक है, पंखे की मोटर, ठीक है।
है ना। यहाँ आप समझ सकते हो पंखे में उपयोग समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। या फिर यहाँ पर पानी की मोटर लिख लो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर पानी की मोटरों में भी इसका यूज़ किया जाता है, कुछ मोटर आती मोटरों में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो इस तरह की कंडीशंस आपके साथ में होगी। इसके बाद जो है इस पार्किंग को भी कम करता है। इस पार्किंग कम करने के लिए, इस पार्किंग कम करने हेतु इसके बाद में एक और चीज़ है यहाँ जिसका अपन यहाँ यूज करते हैं। तो देखिए पंखे का हो गया, पावर फैक्टर को सुधारना, सिंगल फेज को डबल फेज में बदलना, सिंगल फेज को ड्यूल फेज में बदलना, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना कि सिंगल फेज को डबल फेज में बदलना, ये भी इसका कार्य हुआ। तो इस तरह से एक एक चीज़ को आपको यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया। एक और लास्ट में बताता हूँ आपको कि जो एक होती है अशुद्ध डीसी, क्या होती है? अशुद्ध, हाँ ठीक है, अशुद्ध डीसी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पल्सेटिंग, ठीक है। डीसी पल्सेटिंग, ठीक। अशुद्ध को क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग। डीसी, अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में, प्योर डीसी में बदलना फिल्टर परिपथ के साथ में, फिल्टर परिपथ के साथ इसका यूज किया जाता है। तो याद रखना इसको। तो फिल्टर परिपथ का कार्य यही होता है, क्या होता है यहाँ पर जो मैंने आगे लिखा, तो इसका जो कार्य है फिल्टर परिपथ का वो क्या है? अशुद्ध डीसी को क्या करता है? शुद्ध। यहाँ जो अशुद्ध होती है इसको स्पंदित भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पंदित। अशुद्ध को क्या बोलते हैं? स्पंदित। ये भी आपको ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। ये आपकी पल्सेटिंग डीसी ही है जिसको अशुद्ध डीसी कहते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसके 7 यूज मैंने आपको बताया, 7 उपयोग बताए हैं। नोट में एक बात और लिख देता हूँ आपको जो ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो ये धारा है, यहाँ पर 10 की पावर माइनस माइक्रोन तक में जो है ये संग्रहित की जाती है, बहुत ही कम मान में भी ये संग्रहित की जाती है, क्योंकि ये जो है इसका मान फेरेड में अर्थात माइक्रो फेरेड में मापा जाता है, ठीक है यहाँ पर। और इसके बाद जब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो समझना बात को, यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ तो ये अशुद्ध डीसी को यहाँ किसमें? शुद्ध डीसी में बदल। लेकिन आपको ध्यान रहे ये जो धारा का संग्रह होता है मतलब आवेश का संग्रह, और आवेश संग्रह केवल और केवल किसमें होता है? यहाँ कुचालक पदार्थ में, ठीक है। नोट डाल के लिखिएगा, ठीक है। कैपेसिटर में आवेश चार्ज का संग्रह केवल कुचालक पदार्थ इंसुलेटर में होता है। किसमें होता है? कुचालक पदार्थ में होता है। तो ये बात पे आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि कैसी स्टेप आपके साथ में होगी, इसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो दोस्तों। तो एक एक चीज को मैं यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला ये है कि इसका सिंबल्स क्या है, ये आपको मैंने बताया। धारा संग्रहण करने का कार्य करता, पावर फैक्टर को बढ़ा देता, अर्थात यहाँ क्या कर देता है? लीडिंग कर देता है। और इसके बाद यहाँ पर सिंगल फेज मोटरों में जो है आपके इसका यूज किया, पंखे में और पानी की मोटर में इसका उपयोग होता है। स्पार्किंग को कम करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। सिंगल फेज को डबल फेज में बदलना है तो इसका भी उपयोग किया जाता है। अशुद्ध डीसी अर्थात पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में फिल्टर परिपथ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर में यहाँ आवेश चार्ज को संग्रहण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका कई जगह यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे गेन कैपेसिटर वगैरह आता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 8वें नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज होता है। तो दोस्तों ये जो है बहुत सारी जगह इसका यूज होता है कैपेसिटर को। ये सारे पर्टिकुलर यूज आपको एक जगह कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो है फुल पैटर्न के रूप में मैं आपके सामने यहाँ ला रहा हूँ, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो उम्मीद है मेरी बात को आप फॉलो करते हुए इसका एक स्क्रीनशॉट लोगे, जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये इसके उपयोग थे जो आपने यहाँ पर पढ़े हैं। तो दोस्तों मैंने यही बात बताई आपको कि यहाँ जो है कि दो चालकों को किसी कुचालक द्वारा अलग करके जो युक्ति बनाई जाती है, जो डिवाइस बनाई जाती है, वो युक्ति आपकी क्या कहलाती है? कैपेसिटर कहलाती है। तो कैपेसिटर एक पुर्जा बन गया जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चल यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। मैं और आगे बताना चाहता हूँ कि धारा संग्रहण करने का इसका कार्य होता है 10 की पावर माइनस अर्थात माइक्रोन तक भी धारा को संग्रहित करता है।
तो देखिएगा यहाँ पर इसके बाद बता तो यहाँ पर शक्ति गुणांक को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, पावर फैक्टर को सुधारने का ये कार्य करता है। पावर फैक्टर सुधार करके जो है इसको अग्रगामी कर देता है। ये आपके जो है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसका उपयोग सिंगल फेज मोटरों में भी किया जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा हो तो पंखे की मोटर है, पानी की मोटर है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कैपेसिटर का। ठीक है जी, आगे देखिएगा स्पार्किंग को कम करने का कार्य भी कैपेसिटर करता है। इसके बाद सिंगल फेज को डबल फेज में बदलने का कार्य भी कैपेसिटर ही करता है। इसके बाद अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है? कैपेसिटर फिल्टर परिपथ के माध्यम से। और नोट डाल के लिखिए कैपेसिटर में आवेश चार्ज संग्रहण का कार्य कुचालक पदार्थ इंसुलेटर में होता है। ठीक है, और इसका नामकरण भी कुचालक पदार्थ के आधार पर ही पड़ा। कैपेसिटर का नाम जो है इसके कुचालक जो पदार्थ है उसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई बात। अब मैं और इसी में ही आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बिंदुओं पर इसमें परिचर्चा करना चाहता हूँ जो आपको समझना होगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ में। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जिस तरह से बात कर रहे हैं उसी में ही आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये है चार्ज। क्या है? चार्ज। चार्ज का मतलब होता है आवेश। अब आवेश के संबंध में आपकी क्या राय है? देखिएगा क्या होता है, आवेश का जो है प्रवाह हमेशा किधर से किधर का ओर होता है, ये आपको पता होगा। धारा के विपरीत किधर। तो यहाँ लिखिएगा चार्ज मतलब आवेश। अब आवेश के बारे में आपको जो बिंदु ज्ञात है वो तो ठीक है, लेकिन आवेश क्या है, किस तरह से है, इसका भी थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पर अपन समझे तो बात समझ में आ जाएगा। किसी कैपेसिटर द्वारा एकत्र किया गया, यहाँ पर ध्यान रखना चार्ज की मैं परिभाषा बता रहा हूँ कि किसी भी कैपेसिटर द्वारा एकत्रित किया गया विद्युत आवेश, एकत्रित किया गया विद्युत आवेश कैपेसिटर के सिरों पर, ठीक है ध्यान रखना, कैपेसिटर के सिरों पर आरोपित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस चीज को यूं करके लिख सकते हैं अपन, क्यों अनुक्रमानुपाती। इस चीज को अपन अगर लिखेंगे तो इससे कुछ डेफिनेशन निकल करके आएगी, उभर करके आएगी, जिसका अपन यहाँ पर करते हैं क्लियर। तो देखिएगा लिखिएगा किसी कैपेसिटर, देखिए किसी कैपेसिटर द्वारा, ठीक है यहाँ पर क्लियर करो, किसी कैपेसिटर के द्वारा एकत्र किया गया, एकत्र किया गया आवेश, ठीक है ना, किया गया विद्युत आवेश मतलब चार्ज, एकत्र किया गया विद्युत आवेश, ठीक है ध्यान रखना यहाँ पर किसी भी कैपेसिटर के द्वारा एकत्र किया गया विद्युत आवेश उस कैपेसिटर के सिरों पर आरोपित वोल्टता, कैपेसिटर के सिरों पर, टर्मिनल सिरों पर आरोपित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती, यूं कहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है प्रोपोर्शनल होता है। अब आप यहाँ पर देखो तो किस तरह की कंडीशंस ये आपके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ जो बात बताऊं तो ये अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा कि किसी कैपेसिटर के द्वारा एकत्र किया गया विद्युत आवेश, कोई भी कैपेसिटर उसके द्वारा इकट्ठा किया गया विद्युत आवेश उसके सिरों पर, उसके टर्मिनल्स पर आरोपित वोल्टता, उसके सिरों पर जो आरोपित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती समानुपाती होता। यहाँ क्यों क्या है चार्ज, देखिए मैं बताऊं आपको, ठीक है समझना। इसको अगर प्रदर्शित करेंगे किससे, यहाँ अगर चार्ज को प्रदर्शित करेंगे तो किससे करेंगे, यहाँ ये बात भी आपको देखना होगा, थोड़ा सा गौर करने की बात है। चार्ज को अगर प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ किससे देखिएगा, चार्ज अगर बात करते हैं तो यहाँ आता है Q, राइट। अब Q मतलब चार्ज, Q कूलाम, ठीक है। अब यहाँ देखना है, यहाँ से जो कंडीशन से बनती है तो Q क्या होता है, इस चीज को आपको देखना होगा। तो इसमें जो डेफिनेशन जो दे रहा है ये इसको प्रदर्शित किया है, तो इसी आधार पर अपने यहाँ पर जो बात समझिए तो ये बोल रहा है कि कैपेसिटर द्वारा एकत्रित, ये जो कलेक्शन किया गया है, एकत्र क्या किया गया Q
है ना, समानुपाती होता है किसके, ये समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके द्वारा, आरोपित सिरों के उल्ट, तो जो 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 यहाँ कैपेसिटर के सिरों पर उस पर आरोपित जो उल्टता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है कि यहाँ किस तरह से जो है एकत्रित होगा। तो ये चीज आपको देखना होगा। तो क्यों, अब यहाँ से देख सकते हो इसका सिंबल्स का सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हो समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डन। चलिए अब यहाँ से आप समझिए, तो ये बात आपको क्लियर कर लेता हूँ। तो ये तो यहाँ प्रदर्शित कर दिया अपने क्यू से, लेकिन क्यू क्या होता है, किस तरह की कंडीशन। अब एक बात है कि अगर मैं यहाँ इस चीज को और आगे लूँ, तो आगे लूंगा तो किसके केस में क्या हो जाएगा, एक चीज कांस्टेंट आ जाएगी। कांस्टेंट की जब स्थिति कैसे आएगी, तो यहाँ Q अगर बटे में मैं क्या कर देता हूँ V, और जब ऐसी स्थिति कब होगी, यहाँ जब बराबर में क्या होगा, कांस्टेंट। ये आपकी यहाँ तक की जो स्थिति होगी इसमें नियतांक वाली बात आ जाएगी, और जब नियतांक यहाँ पर ये चीज हो जाएगी तो नियतांक की स्थिति में ये किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या नियतांक ले लिया, तो इस तरह की कंडीशन जैसे मैं मान लीजिए इसमें लेता हूँ कैपेसिटेंस, क्या धारिता, सी कांस्टेंट ले लिया मैंने, तो सी बराबर अब क्या हो जाएगा, इस बात को भी आपको समझना, तो Q बटे V। ठीक है, ये डन। जैसी कंडीशन आ रही है यहाँ पर, तो इस तरह की स्टेप आपके साथ में है। तो ये कांस्टेंट की जब स्थिति आ जाती है तो यहाँ ये स्थिति लागू होगी। तो यहाँ यूँ ले सकते हैं कि C बराबर Q अपॉन V। तो ये केसेस आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस केसेस को आप यहाँ से आगे ले लीजिए। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी बात बढ़िया है कि यहाँ से प्रदर्शित किया Q और ये यहाँ तक पहुँच गया। अब इसमें और क्या क्रम चलेगा, इसको भी देखो थोड़ा सा घटनाक्रम को आगे से, तो किस तरह की क्या कंडीशंस आ जाएगी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ बिंदु। इसमें क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ से चाहिए Q, तो मैं क्या करूँगा, Q को यहाँ ले लूँगा, तो इधर क्या चला जाएगा, C और B, ये दोनों इस तरह से केसेज में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ जो है आपके सामने की पहले कौन सी चीज को क्या कहते हैं, इस बात को आपको क्लियर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको बता दें, Q मतलब होता है चार्ज, क्या होता है, चार्ज। और चार्ज का मतलब यहाँ सीधा सीधा है कि क्या होगा, तो यहाँ होता है कूलाम। और कूलाम की बात करते हैं तो देखिएगा आवेश, क्या होता है, चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। ठीक है, और आवेश की जब बात आती है, सुना ध्यान से, आवेश की जब बात आती है तो इसका जब मात्रक आता है, यूनिट आता है, तो वो आता है कूलाम। और कूलाम का जब जिक्र आता है तो यहाँ कूलाम को किसे लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ कूलाम को किसे लिखते हैं, यहाँ सी था, यहाँ चार्ज, और यहाँ कूलाम को अपन सी से लिख दिया। तो इस टाइप की कंडीशन आपके साथ में हो जाती है। ठीक है, पहला क्लियर क्यों। इसके बाद V का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज, क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज की अगर मैं बात करूँ तो वोल्टेज का मतलब होता है विभव, क्या होता है, विभव। और विभव का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, ये तो आपको कूलाम था, विभव का मतलब यहाँ क्या होगा, वोल्टेज, क्या है ना, वोल्टेज। तो यहाँ आप देख सकते हो विभव विभवांतर, यहाँ पर जो कंडीशन है इसका मतलब ये होगा, इसको भी किससे, बेस से। तो दो चीजें आपके यहाँ पर क्लियर होगी। अब क्या होता है तीसरा, सी फेराड आ गया। सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस, क्या होता है, कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता, और धारिता की अगर बात करते हैं तो धारिता का मात्रक होता है फेराड, क्या होता है, फेराड। अब आप समझिएगा फेराड को अपन किससे लिखते हैं, एफ से। ठीक है, डन। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इससे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ जो है क्यू को अपन इस तरह से ले लिया, क्यू का मतलब क्या होगा, चार्ज। चार्ज की अगर बात करें समझ रहे हो, तो यहाँ जो है, अब आपको ये जो फॉर्मूला है यहाँ से देखिएगा, इसको गौर से देखना है बात को, ये जो मैंने अंडरलाइन किया अभी आपको, इसको देखना आपको। तो ये सी क्या है, सी देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस धारिता को इसमें लिखते हैं फेराड में। तो यहाँ यू भी तो होता है, यहाँ सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस या धारिता, क्या होता, तो धारिता बटे क्या होगा, यहाँ क्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों बताओ, क्यू का मतलब कुलाम, क्यू का मतलब कुलाम। तो कुलाम को यहाँ पर बोलेंगे चार्ज। तो चार्ज के लिए देखिएगा यहाँ पर जिस प्रकार से धारिता को पुण्य बोला, तो चार्ज का मतलब होता है आवेश। ठीक है, और आवेश की अगर बात की जाए तो यहाँ वी का मतलब होता है विभव, और विभव का भी जब जिक्र किया जाए तो इस तरह की स्टेप आपके सामने हो जाती है। इसको बोलते हैं चार्ज, क्या बोलते हैं, चार्ज। और इसको बोलते हैं यहाँ वोल्टेज, क्या बोलते हैं, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज। अब आपको यहाँ तक क्लियर होगी कि चार्ज और वोल्टेज इस तरह की कंडीशंस आपके सामने आती है। तो मैं आपको धारिता का जिक्र कर रहा हूँ जिस पर अपन ध्यान देते हैं। यहाँ चार्ज का मतलब कूलाम और यहाँ V का मतलब वोल्टेज। और चार्ज का जो कूलाम का जो आवेश है, आवेश का जो ये है सूत्र,
मात्रक वो है कूलाम, और कूलाम को सी से वोल्टेज का अपन वी विभव और यहाँ पर वोल्टेज भी बोल सकते हैं, तो ये आपके वोल्टेज का ला दिया, ठीक है। इसमें भी अब आप यूँ भी समझ सकते हो कि इसको बोलते हैं क्यू, क्यू का मतलब कूलाम होता है, इसको सी से, सी ओपन क्या होता है वी, और सी ओपन वी को अर्थात यूँ समझिएगा कि सी बराबर क्यू, या सी देखो यहाँ पर सी कहाँ से आया, यहाँ कैपेसिटर है, सी बराबर क्या हुआ यहाँ पर, सी बराबर यहाँ पर ये हुआ एक फेरेड, तो ठीक है। तो यहाँ पर अपन यूँ समझिएगा तो फेरेड, इसका मतलब यूँ समझो सरल लैंग्वेज में कि एक कुलाम्ब प्रति वोल्टेज, एक कूलाम प्रति वोल्टेज, तो यहाँ पर बराबर जो होगा एक फेरेड होगा, ठीक है। एक फेरेड को अपन एफ से लिखते हैं, ठीक है, डन। और यहाँ पर एक और बात बताता हूँ कि ये चीजें आपको यहाँ समझने की कि किस तरह से फेरेड हुआ। अब फेरेड क्या है, धारिता है। अब धारिता के बारे में भी अगर बात करूँ मैं, यहाँ पर देखो जिस तरह से क्यू वी और सी लिखा, तो सी का मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब धारिता है ना, धारिता या धारण करना, तो ये आपका फेरेड कहलाया। इसी क्रम में आपको अगर बात करता हूँ तो इसमें एक और आता है कि एक फेरेड बराबर कितना होता है, इस बात को भी आपको देखना होगा। तो इसी बराबर यहाँ पर भी बराबर कर देता हूँ, इसके बराबर ये और इसके बराबर या इसके बराबर डायरेक्टली कह सकते हैं अपन। देखिएगा तीन चीजें हैं आपके सामने, एक तो ये आगे, एक ये आगे, एक यहाँ सी। अब सी से सीधा सीधा जो बना है उसके आधार पर अपन क्लियर कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पर जो है ESU 10⁻11 ESU। अब ESU क्या है आपको ये भी ध्यान रखना है, तो ESU बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESO बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब वैद्युत स्थिर इकाई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब होता है वैद्युतिक स्थिर इकाई। तो यहाँ वैद्युत की स्थिर जो इकाई है, आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो फेरेड है एक बड़ी इकाई है। अतः यहाँ नोट डाल के लिख देता हूँ मैं, ठीक है, नोट डाल के लिखता हूँ, आपको ध्यान हो, ठीक है। धारिता की फेरेड एक बड़ी इकाई है, अतः व्यवहारिक, ठीक है, अतः व्यवहारिक, ध्यान रखना है यहाँ, व्यवहारिक रूप से, अतः व्यवहारिक रूप से देखो धारिता की, यहाँ पर क्या, धारिता की फेरेड एक बड़ी इकाई है, अतः व्यवहारिक रूप से, किसकी बात कर रहे हैं, अतः व्यवहारिक रूप से, दोनों चीजें आपको क्लियर करना। यहाँ पर व्यवहारिक रूप से इसकी छोटी इकाइयाँ यूज लाई जाती हैं, इकाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं। अब आप कहोगे सर कौन कौन सी उपयोग में लाई जाती है, इस पर भी पर चर्चा हो जाए, तो बिल्कुल सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हो। इसमें तीन तरह की चीजें प्रयोग में लाई जाती है। देखिएगा यहाँ तक तो आपने देख लिया, हमें पहला नंबर की जो उपयोग में लाई जाती है वो है माइक्रोफेरेड। क्या है, माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो माइक्रोफेरेड के बारे में अपन यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं माइक्रोफेरेड, क्या, माइक्रो को म्यू, ठीक है। देखना यहाँ पर माइक्रो को म्यू और फेरेड को यहाँ देखो बराबर ऐसे लिखो, माइक्रो को म्यू और फेरेड को एफ, ठीक है। तो माइक्रोफेरेड बराबर होता है 10⁻⁶, ठीक है, ध्यान रखना ये बात आपको, 10⁻⁶। इसी प्रकार से एक और होता है नैनोफेरेड। क्या होता है, नैनोफेरेड, ठीक है। तो नैनोफेरेड में भी ऐसी कैसी कंडीशन आ जाएगी, नैनो में 9 आ जाएगा, 10⁻⁹ है ना, नैनोफेरेड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, इस तरह से कंडीशन आपको हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं यहाँ नैनोफेरेड, इस तरह से 10⁻⁹, ठीक है। इसी प्रकार से एक और आता पिकोफेरेड। क्या था, पिकोफेरेड। तीन प्रकार की जो है कंडीशंस आपके यहाँ लागू होगी, जिसमें अपन यह समझ सकते हैं, तो ये आपका पिकोफेरेड, क्या है, पिकोफेरेड, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस आप यहाँ पर समझ सकते हो। एक पिकोफेरेड बराबर होता है
तो यहाँ 10⁻⁻12। तो इस तरह की स्टेप आपके सामने लागू हो जाती है दोस्तों, जिसको आप समझ सकते हो। तो 1 2 3 मैंने इस तरह से क्रमबद्ध रूप से आपको यहाँ लिखा दिया है। ये आपकी क्या है, इसकी छोटी इकाइयाँ हैं। क्या है, छोटी इकाइयाँ। तो ये सारी की सारी जो लिखी है मैंने, ये छोटी इकाइयाँ हैं जो आपको ध्यान रखना है। तीनों को यही यूजलाइजर ज़्यादातर माइक्रो का प्रयोग करते हैं, फिर भी कभी कभार नैनो और कभी कभार माइक्रो यहाँ पर पिको का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको मैंने बताया कि भाई किस तरह से यहाँ आवेश होगा। तो आवेश क्या है, किसी कैपेसिटर द्वारा एकत्रित किया गया विद्युत आवेश उस कैपेसिटर के सिरों पर आरोपित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q अनुक्रमानुपाती V। यहाँ पर Q का मतलब Q बटे क्या होता है, यहाँ V। जब इस स्टेप को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट के रूप में अपन यहाँ पर क्या ले लेंगे, आगे चल गया C के बाद आता है अपने पास C का मतलब कैपेसिटर। C कैपेसिटर बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है QV, और Q बराबर क्या होगा, Q को उधर लिया तो CV यहाँ पर पहुँच गया है। इस तरह से आप यहाँ ये बात भी क्लियर कर सकते हो। इसके आधार पर मैं और बात बताऊँ आपको, तो यहाँ Q का मतलब चार्ज होता है, चार्ज का मतलब कुलाम आवेश में आप समझ गए। इसके बाद V का मतलब वोल्टेज का मतलब विभव आप समझ गए। इसके बाद C का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कैपेसिटर का मतलब धारिता, फेरेड आप समझ गए। इस तरह से आप यहाँ पर समझो धारिता की बड़ी इकाई फेरेड है, अतः व्यावहारिक रूप से उपयोगी छोटी इकाई जो है माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड प्रयोग में लाई जाती है, जिसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो दोस्तों ये है यहाँ पर, तो एक धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटा विभव, तो चार्ज बटे वोल्टेज बराबर यहाँ पर ये इस तरह से कंडीशन। तो एक कूलाम बराबर क्या होता है, एक वोल्टेज अपन में यहाँ एक फेरेड। तो इसके बारे में यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु आपको बड़ी लगती है कि नहीं यार कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। तो दोस्तों मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको थोड़ा सा समझना, हाँ अच्छे लेवल की चीज़ें हैं, और आपको एग्जाम में आजकल जो है अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, छोटे मोटे लेवल के क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं। अब एग्जाम में जो हो पुराने आते थे वैसे क्वेश्चन नहीं आते, कुछ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनों में किया गया है, और उसी बेसिस पर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा। तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन और आगे क्वेश्चंस कराएंगे इसमें। तो दोस्तों ये था, मैंने आपको भी बताया कि भाई किस प्रकार से क्या। अब इससे क्या है कि न्यूमेरिकल सवाल एग्जाम में पुटअप होता है, सीधा सीधा तो आपसे पूछा जा सकता है वोल्टेज की इकाई क्या, धारिता की इकाई क्या है। लेकिन यहाँ पर जो है एक व्यवहारिक रूप से उपयोगी जो इकाई है वो है नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, फिर पिकोमीटर। इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ कई चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, और इस आधार पर क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी हाल में बताया है कि भाई ये जो क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसमें आपको ध्यान रखने की बात है। तो छोटी छोटी बातें ही हैं जो कि आप यहाँ पर क्वेश्चनों में पुटअप हो जाती है, और उनको क्वेश्चन के रूप में आपको क्लिक करना होता है। चलिए एक क्वेश्चन कैसे आया है एग्जाम में अपन बात करते हैं। एसएससी जेईई, क्या एसएससी जेईई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन DMRC में पूछा गया है 2018 में, और यही क्वेश्चन 19 में जेईई में पूछा गया। ये क्वेश्चन एक बार ITI में भी आया है अभी हाल में। ठीक है, मैं बात करता हूँ तो 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, एक बार रेलवे में आया पर ध्यान नहीं आया सन का उसका। तो इस टाइप से जो है आप यहाँ पर क्लियर कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है इसको गौर से देखना है सबसे पहली बात तो, कि क्वेश्चन है क्या। तो देखिएगा, लिखिएगा इसमें क्यों लिखना, यदि एक 1000 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 1000 माइक्रोफेरेड। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर कर रहा है, यदि 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, ध्यान दीजिएगा, यदि 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर 100 वोल्टेज पर लगाया जाता है, ध्यान दो यहाँ पर। तो ये कितने पर लगाया जाता है, 100 वोल्टेज पर लगाया जाता है। तो आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश की गणना कीजिए। अब आपको आवेश की गणना करना है दोस्तों, तो करिए। ये था क्वेश्चन आपका यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन आपके यहाँ से उभरा है इसमें से, तो कैसे आया इस बात को देखो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, जो गिवन है उस पर अगर अपन बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें दी गई है। पहली कंडीशन में आप यहाँ सुनिए, क्यों यहाँ पर क्या है, 1000 माइक्रोफेरेड मतलब C।
सी का मतलब होता है, यहाँ देखिएगा तुम बात करते हैं धारिता। धारिता जो दी गई है वो आपकी दी गई है सी जो दी गई है यहाँ पर वो दी गई 1000 माइक्रोफेरेड म्यू फेरेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और देखिएगा कैपेसिटर 100 वोल्टेज पर, तो यहाँ पर देखिएगा विभव दिया गया, कितना दिया गया विभव, और विभव की बात करते हैं तो वोल्टेज जो दिया गया है वो दिया गया, वोल्टेज जो दिया गया है वो कितना दिया गया है यहाँ पर 100, ठीक है 100 वोल्टेज। अब आपके सामने दो चीज क्लियर है, और तीसरी चीज आपसे यहाँ पर पूछ भी रहा कि आवेश की गणना कीजिए, तो यहाँ पूछ रहा है ये आवेश, और आवेश की जब गणना आपसे पूछेगा तो इसका मतलब सी पूछ रहा है। अब जब सी पूछ रहा तो इसका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, तो यहाँ सी का मतलब होता है कूलाम, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना। अब कूलाम की बात करते हैं तो ये रहा कूलाम, और गुलाम आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो इस तरह की कंडीशंस आ जाती है, तो आवेश की गणना कीजिए, चार्ज की गणना कीजिए। तो चार्ज की जब गणना करोगे, चार्ज को अपन यहाँ लिखते हैं, इस आवेश को लिखते हैं क्यू से, किससे क्यू से। तो यहाँ जो कंडीशंस आएगी क्यू बराबर क्या आता है यहाँ पर सी और वी, ये सूत्र लग जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इसमें सी ये रहा, वी ये रहा, दोनों चीजें हैं। तो क्यू बराबर आपको कुछ भी नहीं करना है, सी का मान दिया है यहाँ कितना 1000 टन, 1000 डन, इंटू में आपके यहाँ पर कितना दिया है, डॉट का मतलब यहाँ पर इंटू ही है, इसके बाद कितना दिया 100, ठीक है। तो आपके वोल्टेज दिया 100। अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ कि पहले आपको जो है यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें क्या रखनी पड़ेगी कि यहाँ जो दिया है ये माइक्रोफेरेड में दिया, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको फेरेड में बदलना पड़ेगा। तो 1000 इंटू में अगर अपने यहाँ माइक्रो को हटा दो तो 10 की पावर -6 फेरेड आपके आ जाएगा, तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी। अब ये चीज़ आपके किस में है, सी में है, तो सी बराबर ये लिखूंगा। तो यहाँ पर 1000 लिख दिया, इंटू 10 की पावर कितना लिख दूँ -6, इंटू में अपने पास कितने बचे बोलो 100 लिखे तो 100 लिख दो, क्या दिक्कत है, जैसा है वैसा के वैसे कर दो, कोई नहीं है, बड़ी बात नहीं, काटना पीटना बहुत ईजी है, आप समझिए इस तरह से। तो ये दिखेगा, यहाँ पर क्या करोगे कि ये जो चीज़ है ये ऊपर है, अब इस चीज़ को अगर अपन नीचे लाते हैं तो ये दोनों साथ में बच जाते हैं। तो एक तो बच जाता है 1000, ठीक है, एक बच जाता है 100, इनको साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ अब इस चीज़ को मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, नीचे। आप जानते हो मैथ के नियम के अनुसार कि जब नीचे की चीज़ ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है, तो ऊपर की जब नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 10 की पावर यहाँ कितना आ जाएगा 6, राइट, ऐसा कर सकते हो। तो 10 की पावर 6, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यूँ भी कर सकते हो। देखो ये 1 0, एक तो ये 1 से 1 गुणा किया तो 3 2 5 0 लग जाएगी, 2 3 4 1 5 बटे में आप कितना लिख सकते हो यहाँ, ये 6 0 लगा दो नीचे, 1 2 3 4 5 6, राइट, ये 1 इसका मतलब, ठीक है। तो डन। अब इससे आप ये बात यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि ये 1 0 से 1 0, दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी, चौथी से चौथी, पांचवी से पांचवी, छठी बच गई। तो यहाँ पर बच गया आपके पास में एक ऊपर और नीचे 10, तो 1/10। अब आपको यहाँ पर भाग नहीं जाता, तो आप जानते हो क्या लगाना पड़ता है, पॉइंट लगाना पड़ता है। तो 0 पॉइंट लगते हैं, यहाँ 10 हो गया, ये 10 से 10 गया कितनी बार, एक बार। तो ये एक क्या आया है यहाँ, क्यू का मतलब कूलाम, ठीक है। तो 1 कूलाम ये इसका आंसर आ गया, 0.1 कूलाम इसका ये आंसर है, और ये एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों वहाँ भी इस टाइप के ऑप्शन थे, ऑप्शन में वहाँ जो थे वो आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से मैं बता देता हूँ, 0.001 है ना, यहाँ पर सी, वहाँ पर ये भी था 0.02 सी, ठीक है, वहाँ पर ये भी था 0.000 है ना 1 सी, और लास्ट में था वहाँ 0.0 कूलाम। तो इस तरह से आंसर आपको देना था, ये चीज आप देखो। और इसमें देखो आपके ये नहीं था, इसमें 1 नहीं था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये ध्यान रखें। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन देना था, यहाँ डी भी हो सकता था, बी भी हो सकता, इस टाइप से कहीं पर भी एक जो है ये मान जो मैंने निकाला वो पुटअप करना था। इस टाइप के ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, फिर बच्चा कर नहीं पाता, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे करे, किस तरह से करे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है, जिनको आप यहाँ पर समझोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आए। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट तो बनता ही, जब स्क्रीनशॉट बनता है तो आप उतार लो, इसके बाद मैं आगे और लेता हूँ, आपको उतार लिया ना। तो ये था आपका कूलाम, और ये न्यूमेरिकल सवाल आपको जरूरी नहीं है, मान बदल जाता है, हर बार एक न्यूमेरिकल इसमें से पूछा जाता है। अतः जो ये सूत्र है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है, और इस तरह से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या होगा, इसका क्या होगा क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, बस लगातार पढ़ते रहो, लिखते रहो, तो आपका अंत में जो है सफलता होगी, चयन होगा, और कुछ भी नहीं होगा इसके सिवा, ठीक है। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। पर इसके लिए लगे रहना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सवाल कैसे आते हैं इसको देखना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा,
इस टाइप से। और इस सवाल को अगर आपको याद है तो आप मुश्किल से 20 सेकंड में 30 सेकंड में कर पाते हैं, आपका समय भी बचता। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो है सूत्र, इस सूत्र के तहत हो रहा, फिर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, यहाँ बीच बीच में कैपेसिटेंस कर रहे हैं। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस, ठीक है, लिखिएगा कैपेसिटेंस। देखिएगा इसको क्या बोलते हैं, मतलब है क्या चीज ये धारिता। इस धारिता की क्या चीज है, ऐसा क्या परिभाषा बनती है, ऐसा है क्या चीज जो धारिता 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 अपन चिल्ला रहे हैं। वास्तव में तो ये देखा जाए तो है क्या, कैपेसिटर से कैपेसिटेंस बना, कैपेसिटर से उत्पन्न होने वाली जो चीज है वो क्या का धारिता है। तो ये धारिता क्या होती है? वहन करना। तो एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण उल्टता में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता हो तो वो क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो लिखिए एसी परिपथ का वह गुण जो उल्टता परिवर्तनों का विरोध करता हो, ठीक है, परिवर्तनों का विरोध करता हो धारिता कहलाती है। धारिता कहलाती है। अब आप समझिएगा धारिता किससे कहते हैं, तो इसका मतलब धारिता का कार्य है कि उल्टा परिवर्तनों में क्या करना है? विरोध करना। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का जो कार्य है, तो वोल्टेज में जो परिवर्तन हो रहा है यहाँ परिपथ में, तो इसी परिपथ का वह कौन सा था, तो यहाँ पर ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो प्रदर्शित अपन करेंगे इसी किससे, बोलो सी से। और सी जो है इसको यहाँ पर आपको समझ सकते हो, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक आपको पता होना चाहिए कि फेरेड है, अभी भी हाल में बताया था। और आप ये भी जानते हो कि फेरेड बराबर क्या होता है? एफ। और एफ बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पर 3 चीज मैंने बताई थी कि एक फेरेड की जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पर कूलाम प्रति क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट होगा। ये भी आपको मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले ही, है ना, कूलाम प्रति वोल्ट, बात एक ही है ना। और ये जो छोटी इकाइयाँ इसके लिए जो यूज लेते हैं वो है एक माइक्रोफेरेड है, ठीक है ना, 10 की पावर कितना -6 बताया। एक जो है नैनो फेरेड है, 10 की पावर माइनस कितना है 9। एक आपके पिको फेरेड है, 10 की पावर कितना है 12। ये आपकी जो है छोटी इकाइयाँ जो है मूलतः जो है यूज में लाई जाती है, उपयोगिता में। आपको इन बातों पर ध्यान रखना है। अच्छा, ये चीज़ आपको जब क्लियर होगी तो आगे अपन देखेंगे कि इसमें जो चीज़ें आपके सामने हैं वो कैसे क्या क्या करेगी। तो यहाँ कैपेसिटर की जो धारिता है इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर वोल्ट का परिवर्तनों का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखना है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे आया था मैं इस पर भी परिचर्चा करके आपको बताता हूँ। तो सुनिए, सबसे पहले जिस पर अपन बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा जिससे अपन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। तो लिखिए दोस्तों, ये विदाउट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन में ये है, ठीक है, तो लिखिएगा एसी का जो था वहां पर क्वेश्चन जो आया था, लैंग्वेज वही लिखो, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभव परिवर्तन विरोधी ठीक, कौन सा है, तो यहाँ विभव परिवर्तन विरोधी। अब ऐसे में बच्चा जो हो कंफ्यूज है, तो यहाँ विभव परिवर्तन विरोधी कौन सा है, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने का तभी होगा, तो इस बात को आप क्लियर कर सकते हो कि विभव परिवर्तन विरोधी जो चीज होगी तो वो क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा, धारिता कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टर प्रेरकत्व इंडक्टेंस, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा ए व बी दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये बिहार स्टेट वाली में जो आया है,
याद रखना, बिहार स्टेट बोर्ड में जो है एग्जाम हुआ उसमें आपके देखने को मिला था, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डीएमआरसी में एक बार देखने को मिला, और उसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग था, वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर ऑप्शन में जो है आपके यूँ था, देखिएगा इंजीनियर में आया था, वो इंजीनियर में ऐसा आया था कि यहाँ जो धारिता दिया था उसमें ये नहीं दे करके क्या दिया था, यहाँ सी दिया था, वहाँ पर ये नहीं दे करके वहाँ एल दिया था, और वहाँ पर दिया था यहाँ पर ए एंड डी, ठीक है, कंडीशन थी, एंड सी थी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये जेई में था, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जेई में आया था जूनियर इंजीनियर में, डीएमआरसी में, किसमें, डीएमआरसी, और जेई में ही एक बार जो है ए 2019 में गया देखने को ये मिला है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सॉरी जेई में नहीं, सॉरी ए 2019 में आपको देखने को मिला, ये तो डीएमआरसी जेई में आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आया है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है, किस चीज़ को क्या आंसर दे। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैंने कैपेसिटेंस को बताया था, ये किसका दी यहाँ पर, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, मैं बता दूं आपको, यहाँ सी का मतलब धारिता होता है, धारिता को अपन फेरेड पे लिखते हैं, और फेरेड को एफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ। चलिए, और ये एल का मतलब इंडक्टेंस होता है, क्या होता है, इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस की बात करते हैं तो ये इंडक्टेंस का मतलब होता है प्रेरकत्व, और इसका मतलब होता है हेनरी, क्या होता है, हेनरी। और ये जो परिवर्तन का विरोध करता है तो धारा में परिवर्तन, किसमें, ऐसे में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, लेकिन यहाँ धारा परिवर्तन का नहीं, ओढ़ता परिवर्तन, प्रत्यावर्ती धारा विभव परिपथ में विभव परिवर्तन का, किसका, विभव मतलब ओढ़ता परिवर्तन का विरोध करता है। तो ओढ़ता परिवर्तन का विरोध धारिता करती है, सी करता, जबकि यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन क्यों आता है, ओढ़ता की जगह अगर धारा परिवर्तन का विरोध करता, तो यहाँ पर सिर्फ धारा के आ जाने से आंसर ये हो जाता, तो ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। तो दोस्तों क्वेश्चन को इस तरह से बदल देते हैं इनमें से। तो धारा एवं ओढ़ता परिवर्तन, अगर क्वेश्चन यही आता है कि धारा एवं ओढ़ता परिवर्तन आ जाता, क्या था, धारा एवं ओढ़ता परिवर्तन, अगर ये क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही बोथ कंडीशंस आपका ऑप्शन होता है। तो दोस्तों क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखो, अलग अलग प्रकार से किस तरह से कैसे क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से पूछा जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आपको बराबर तरीके से पढ़ते रहना पड़ेगा, जब तक मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लेरिफाई करा रहा हूँ, किससे, जिससे कि आप यूँ समझ सकते हो कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप के जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों के आते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर हमारे तो पता नहीं बैठ ही नहीं रहा, तो ऐसा इसीलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि करे तो क्या करे। तो मैं आपको और बताता हूँ इसी में, उतारो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं आपको और बताता हूँ इसी में ही। तो यहाँ पर ये तो था, यहाँ धारा परिवर्तन, वोल्टेज परिवर्तन, कैपेसिटेंस, लेकिन अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन से जब आता है तो कैसे कैसे कहाँ से किस तरह से परिवर्तित होकर के आपके सामने घूम फिर करके आ जाता है। मैं आज जो है आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो शायद कोई बताता नहीं है, फिर भी मैं आपको इसलिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आजकल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं। अब मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब एक बात बताता हूँ आपको, रेलवे जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी हाल में जो है रेलवे जेई में जो क्वेश्चन आया है, आरआरबी जेई में जो क्वेश्चन आया उस पर मैं परिचर्चा करता हूँ। एक क्वेश्चन और लिखिएगा जिससे आपको और क्लेरिफाई हो जाए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो लिखना पड़ेगा इसमें, तब जाकर का आपको लिखेगा। तो लिखिए इसमें, यदि कोई कैपेसिटर, यदि कोई संधारित्र, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि कोई संधारित्र 1 वोल्ट की ओढ़ता पर, संधारित्र 1 वोल्ट की ओढ़ता पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्लियर कीजिएगा। यहाँ लिखा है कि यदि कोई संधारित्र 1 वोल्ट की ओढ़ता पर 1 कूलाम वैद्युतिक आवेश, ओढ़ता पर 1 कूलाम वैद्युतिक आवेश, देखो आप, 1 कूलाम वैद्युतिक आवेश एकत्रित करता है 1 कूलाम वैद्युतिक आवेश एकत्रित करता है, ठीक है। तो उसका ठीक है कैपेसिटेंस होगा, क्वेश्चन ये था, हूबहू आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। ऑप्शन में देखिएगा, जब ऑप्शन में इस टाइप के आए थे तो आपको बताना होगा कि कैसी कंडीशन से 2 बार देखने को मिला है। और यहाँ जो है मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको दोनों कंडीशन क्लियर करता हूँ, 2 बार जो देखने को मिला है। एक का मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस में आया था, लेकिन यहाँ पर एक का तो क्लियर बताता हूँ आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला एक ऑप्शन है आपके सामने, यूँ था 9 × 10⁶
ESU, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन था आपका, वो था 9 इंटू 10 की पावर, ठीक है, ध्यान देने की बात है, 11 ESU, ठीक है। एक और था आपका यहाँ पर ही ऐसे ही 9 इंटू 10 की पावर 12 ESU। इसके बाद एक और है ऑप्शन में, देखिएगा कैसे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, वो देखो 9 इंटू 10 की पावर -11 ESU, ठीक है। ESU मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको ऑप्शन दीजिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया, ऑप्शन देखिएगा इसमें ही यही क्वेश्चन था। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, एक कूलम्ब डन, दूसरा एक फैराड डन, तीसरा एक, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं आजकल, जो आपको ध्यान देना है ना। एक एक एक, एक चीज आपको क्लियर रखना है। तो देखो यहाँ एक कूलम्ब दिया है, एक फेरेड दिया है, एक एम्पियर दिया है, एक एम्पियर दिया है और एक जूल दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो इस तरह की जो कंडीशंस है अब आप समझ सकते हो, ऐसी स्टेप आपके सामने आ रही है। तो यहाँ जब आपके सामने आती है और इसी प्रकार को क्वेश्चंस को एक और तरीके से उसने पेश कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पर किस तरह से आया है, यहाँ आया है पहला तो उसने दिया है, देखिएगा एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड, इस टाइप से दिया था उसने, ज़्यादा ही इस टाइप से एम्पियर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया था, देखिएगा यहाँ कूलम्ब प्रति, सॉरी है ना, कूलम्ब प्रति, यहाँ पर जो है कूलम्ब प्रति वोल्ट, प्रति वोल्ट। इसके बाद जो है इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये DMRC वाला जो है ना बहुत डिफिकल्ट पूछता है दोस्तों। DMRC आपकी जान ले लेती है कभी कभार, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछती है जिसको लड़का कर भी नहीं पाता कि ऐसे होता कैसे। इस बात को आपको देखना है। एम्पियर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस तरह की कंडीशंस आपके सामने जब आती है तो उसको यही लिख देता है, तो वो क्या कंडीशंस आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर आता है आपके, तो इसका आता है, देखिएगा इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके, वो आपको यहाँ क्लियर कर देता है। इस तरह से जब बच्चे कंफ्यूज नहीं होते तो क्या होंगे। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें आपके सामने हैं। और यहाँ पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः दोस्तों मैं जो बात बता रहा हूँ इस पर फोकस करना है, गौर करना, समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, यूँ बताया था कि याद होगा आपको कि एक फेराड, समझना, एक फेराड बराबर बताया था आपको, याद होगा तो, है ना, कूलम्ब प्रति वोल्ट, डायरेक्ट ध्यान होगा, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बताया था। इसी को यहाँ आगे लिखा था, एक USC, एक फेराड बराबर एक कूलम्ब प्रति वोल्ट, ये यहाँ पर लिखा था। और एक यहाँ पर ध्यान रखना 9 इंटू 10 की पावर -11 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चीज़ आपके सामने लिखी थी। तो इससे आप क्लियर कर सकते हो। इसी में से ही इस लाइन को मैंने हेडलाइन करके टैग किया था। और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए, तीनों क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिए गए। बच्चों आपको समझना है, इसलिए मैं साथ के साथ ही क्लियर कराता हूँ। अतः पहले का आंसर यहाँ से क्लियर पुटअप हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, ये रहा डी, ठीक है। इसके बाद यहाँ दूसरे का जो आंसर हुआ है तो ये आपका फेराड, फेराड ये पहला पुटअप हो गया, तो यहाँ पर फेराड। और इसी के बाद तीसरे का आंसर हुआ, तो तीसरे का आंसर कूलम्ब प्रति, ये रहा कूलम्ब, और ये प्रति वोल्ट, इस टाइप से आया कूलम्ब प्रति वोल्ट। वो कूलम्ब प्रति वोल्ट में एक नियम है कि जब नीचे का अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है, सी तो सी की जगह रहेगा, जब ये ऊपर से नीचे जाएगा तो -1 लग जाएगा, क्योंकि नीचे अगर 2 होता 2 लग जाता है यहाँ, और 3 होता 3 लग जाता है, अगर 1 है तो 1 लगा गया। तो इसका मतलब ये कहाँ ये है। इस टाइप से क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे अच्छे कन्फ्यूजन होकर के गलत आंसर देते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पेपर आजकल जो तुम समझ रहे हो या जैसा समझ रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसा नहीं है। अब जो है पेपर को जब स्टैंडर्डाइज आने लगी, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। एक एक चीज को क्लियर करना, जब 2008 में आया करते थे वो अब नहीं आएंगे। 2011, 12, 13 छोड़ गया जमाना। अब रहा 2018 में कैसे आ रहे, 19 में कैसे आ रहे, 20 में कैसे आ रहे, 21 में कैसे आ रहे। तो ये देखो आप ये स्टेप ही समझिएगा, इस तरह के यूँ समझो आजकल जमाना जो है इसी तरह से है। जैसे मान लीजिए कोई 2018 में आया तो 2019 में आ रहा, तो 2000 यहाँ पर 2019 में आ रहा, तो 2021 में आ रहा, तो
यहाँ पर देखो 2021 में इस टाइप के क्वेश्चन भाई इलेक्ट्रिकल थ्योरी को या फिर यहाँ पर बात करते हैं अपन थ्योरी को एक किसी तरह से बदल नहीं सकते, है ना। जो इंजीनियरिंग है टेक्निकल है इसको बदल नहीं सकते, लेकिन इसमें से क्वेश्चनों को स्टैंडर्डाइज तो किया जा सकता है ना। तो वही क्वेश्चनों को स्टैंडर्डाइज करके अपने यहाँ आपके सामने जो पेश कर रहे हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी संभव है भाई, बिल्कुल सब कुछ संभव है, किसी प्रकार से कोई असुविधा ही नहीं होती इस टाइप के क्वेश्चन जब मैं आपको कई चीज़ों में बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो प्रत्येक डेफिनेशन के साथ में न्यूमेरिकल विदाउट न्यूमेरिकल किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को बच्चा देखता है तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से उतार लो। दोस्तों इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको मैंने बताया इसमें सारा आपने लिखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पुटअप हो रहे हैं और आप इस क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हो। मतलब मेरा तो एक ही मानना है कि आप बढ़िया से इनको पढ़ो तो अंत में आपको सफलता मिल जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। परंतु आप जिस प्रकार से पढ़ते जा रहे हो सीक्वेंस में उसी प्रकार से पढ़ते रहो तो कोई भी दिक्कत किसी प्रकार को आपको नहीं होगी। ये सारी बातें आपको एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ मैं और ये समझ में भी आ रही है आपको, ठीक है डन। इसी प्रकार से मैं और बात करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर समांतर प्लेट कैपेसिटर की सबसे पहले एक नोट डाल के लिख देता हूँ मैं जो एग्जाम आया हुआ कि कैपेसिटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर को नोट लिख लेना, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ। कैपेसिटर को परिपथ के समांतर क्रम में पैरेलल में संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई। तो किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो कैपेसिटर को देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कैपेसिटर को परिपथ के समांतर क्रम में पैरेलल में कनेक्टेड किया जाता है, संयोजित किया जाता है। ये स्टेप आपके यहाँ पर हो जाती है। अब जब नोट में ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी तो आगे अपने यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ये कैपेसिटर को समांतर होता है। एक क्वेश्चन और आता है कि कैपेसिटर की जो धारिता है, ठीक है, तो लिखिएगा इसमें यहाँ पर समांतर प्लेट कैपेसिटर लिखिए, इसमें पॉइंट लिख देता हूँ आपके जो सुविधाजनक हो जाएगा। लिखिए समांतर प्लेट के, देखिए समांतर प्लेट कैपेसिटर धारिता कैपेसिटेंस निर्भरता सी किस पर निर्भर है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ जो बात कर रहे थे अपन की किस तरह की कंडीशन आपके साथ हो रही निर्भरता में, ये चीज़ आप क्लियर कीजिएगा। तो समांतर प्लेट कैपेसिटर के लिए यहाँ पर धारिता कैपेसिटेंस जो है सी किस पर निर्भर करता है, इसका एक फॉर्मूला आता है, उसके आधार पर ही आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ, एक सूत्र है और इससे सारी चीज़ें इसमें समाई हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस सूत्र से बाहर जा रही हो। तो देखिए आपके लिए जो है सबसे पहले जिस पर अपन जिक्र कर रहे हैं कि ये जो है कैपेसिटेंस के लिए क्या बोलते हैं सी, और सी को अपन यहाँ धारिता लिखते हैं। तो सी बराबर यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है 8.85, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और एक के है नियतांक, एक ए है एरिया क्षेत्रफल और एक है नंबर ऑफ, यहाँ पर सॉरी है ना, तो n मतलब नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 1, इसके बाद कोष्टक में, और इससे अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ बटे में और यहाँ t आपको ध्यान देना है, ये आपकी t आ गई इंटू में आपको 10 की पावर 8, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह की कंडीशंस आपके सामने बन जाती है, जो आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसी स्टेप है। तो t इंटू 10 की पावर 8, ये स्टेप आप है। ये दोनों चीज़ें आपके कांस्टेंट में रखी गई है, बाकी चीज़ों का अपन यहाँ पढ़ेंगे। लास्ट में जो आंसर आएगा तो कैपेसिटेंस को अपन किस में मापते हैं, माइक्रोफेरेड में, किस में, माइक्रोफेरेड में। तो बराबर जो अपन को यहाँ प्राप्त होगा वो माइक्रोफेरेड प्राप्त होगा। तो अंत में यहाँ अपन कह सकते हैं कि माइक्रोफेरेड। अब किसको क्या कहते हैं ये बात आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से ही लेता हूँ ऊपर से ही, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहले सी का मतलब था कैपेसिटेंस, डन। कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता
और धारिता को अपन यहाँ मापते हैं किसमें, फेरेड में, और फेरेड को लिखते हैं एफ से। डन, यहाँ क्लियर हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट। ठीक है, देखिएगा बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर हो गया। दूसरा नंबर का अगर बात करते हैं तो इसमें एक और आता है जिसको अपन बोलते हैं एक की बात आती है तो एक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है, एक प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, एक प्लेट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को अपन हमेशा किससे लिखते हैं, एरिया को ए से, और ए को आपने यहाँ लिख दिया तो ये आएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है। तीसरे नंबर का अगर पॉइंट आपके सामने उभर करके आता है तो वो आता है टी, और टी को क्या होता है, अचालक प्लेट की मोटाई। क्या होता, अचालक प्लेट की मोटाई, या फिर प्लेटों की दूरी भी कह सकते हो, यहाँ यही चीज है। तो अचालक प्लेट की मोटाई हो या फिर दूरी हो, दोनों ही अगर आएगी तो यहाँ आएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, डन। इसके बाद अगर चौथे नंबर पर कंडीशन आपकी आती है तो एन, प्लेटों की संख्या, और संख्या की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होती है। क्या होती है, यूनिटलेस आपकी ये होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो यहाँ मैंने आपको देखो एक चीज, 2 3 4 आपके और 5, तो यहाँ पर देखो एक आपका कैपेसिटर आ गया, एक यहाँ पर क्या आ गया आपके सामने प्लेट का क्षेत्रफल आ गया, यहाँ पर जो है आपके ये आ गया। इसमें एक चीज रहेगी के, एक और रहेगी के का मतलब क्या होता है, नियतांक। ठीक है, अचालक नियतांक, ये कांस्टेंट होती है नियतांक। ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। तो मैं जहां तक बता पा रहा हूँ आपको, जो समझा पा रहा हूँ कि ये चीज आप समझ सकते हो, तो इस तरह की जो चीजें हैं आपकी, ये सारी इस सूत्र में समाई हुई है, और इसमें मैंने सारी चीजें आपके लिखी है, और यहाँ से ही स्टार्ट होता अब आगे किस तरह से कि भाई कौन कौन सी चीज किस पर निर्भर करती है, ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट में मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करके आपको समझा दूंगा, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं है। सब पहला आएगा सी की बात करते हैं तो यहाँ से ही लेते हैं पहले नंबर पर कि यहाँ ए का मतलब क्षेत्रफल, तो प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिख देता हूं पहला प्लेट का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की तो बात कर रहा हूं दोस्तों, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो कुछ तो क्षेत्रफल आना ही चाहिए। इसका मतलब बराबर में अगर बात करते हैं तो सी अपन में, तो ये सी तो यहाँ से आ गया, क्षेत्रफल किसके है, यहाँ समानुपाती। ऊपर अगर कोई चीज होती है तो वो किस में आती है, समानुपाती है। इसका मतलब ये चीज तो आपके किस में आएगी, समानुपाती में। तो ये मानो कि किसी प्लेट का क्षेत्रफल, यहाँ धारिता यहाँ पर जो है क्षेत्रफल, प्लेट के क्षेत्रफल की क्या होती है, समानुपाती। मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटा तो धारिता घटेगी। सीधी सीधी बात है, समानुपाती का मतलब ये होता है, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये घटा, बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा, घटा तो बढ़ा, बढ़ा तो बढ़ा। 2 गुना हो गया 2 गुना, 4 गुना हो गया 4 गुना, 6 गुना हो गया 6 गुना, 8 गुना हो गया, आधा हो गया तो आधा, 1 तिहाई तो 1 तिहाई। इस तरह की स्टेप होगी तो ये समानुपाती कंडीशन कहलाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाती है। क्या कहलाती है, हाँ, समान कंडीशन कहलाती है। दूसरा नंबर का यहाँ सी तो अपनी जगह रहेगा, सी प्लेटों के बीच की दूरी का अपन जिक्र कर सकते हैं। तो प्लेटों के बीच की दूरी जो आएगी वो क्या होगी, या डिस्टेंस का अपन कवर कर सकते हैं। तो प्लेटों के बीच की जो दूरी है ये है टी। लेकिन यहाँ उससे पहले एक और चीज है आपके सामने, वो है के, और उसके बाद है यहाँ एन। तो इन चीजों को एक साथ में कर लेते हैं। एन क्या होता है, के क्या होता है, इन चीज को भी अपने यहाँ पर क्लियर कर लेंगे तो कोई दिक्कत। प्लेटों की संख्या क्या था, प्लेटों की है ना, प्लेटों की संख्या। अब आप देखो प्लेटों की संख्या मतलब नंबर ऑफ, जो बात करते हैं तो प्लेटों की संख्या तो सी समानुपाती होगी n और -1। ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस तरह की कंडीशंस आपके सामने यहाँ से उठाई और यहाँ से उठा करके अपन ऐसे कैसे डाल दिया, तो ये भी सेम कंडीशन में समानुपाती को बोलते हैं। तो बढ़ेगी तो बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी, ये कंडीशन है। अब कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी ये आपके ऊपर। एक और बचा के का मतलब होता है अचालक नियतांक। क्या होता है, अचालक नियतांक। अब अचालक नियतांक का मतलब आप समझ सकते हो कि ये क्या है, और आपका अचालक नियतांक होगा मतलब डायलेक्ट्रिक जो है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका होगा अचालक नियतांक। अचालक नियतांक की जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी, इसको भी आपको देखना। हाँ, तो सी समानुपाती होगा के,
अचालक नियतांक भी, अचालक नियतांक का अगर मान ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस धारिता ज्यादा होगी, कैपेसिटेंस का यहाँ दोनों ही चीजें एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती की जो हो कंडीशन है। और मैं ये कहाँ से ले रहा हूँ, ये देखो एन यहाँ से लिया, ये देखो ये यहाँ से लिया, ये देखो के कहाँ से लिया, तो ऊपर वाली जो भी चीज आएगी वो किस में आएगी, समानुपाती कंडीशन में आएगी ऊपर वाली। अब नीचे वाली जो भी चीज है, नीचे केवल एक ही चीज है, बाकी तो कांस्टेंट चीज ऑलरेडी लिखी हुई है। यहाँ कितना है टी, तो ये सी के क्या होता है, विलोमानुपाती। ये तीनों की तीनों ही कंडीशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, इसका मतलब ये है अनुक्रमानुपाती। सही लैंग्वेज में अगर इसको कहे तो बढ़ेगी तो बढ़ेगी, है ना, यहाँ पर एक चीज के बढ़ने पर दूसरी बढ़ेगी, दूसरी पर बढ़ने पर तीसरी घटेगी। तो यहाँ सेम कंडीशन है, बढ़ने पर बढ़ेगी और घटने पर घटेगी। अब वो आपके 8 गुना घटी तो 8 गुना घट जाएगी, 10 गुना घटी तो 10 गुना घट जाएगी, ठीक है। 12 गुना बढ़ी तो 12 गुना बढ़ जाएगी, आधी बढ़ी तो आधी, 1/3 बढ़ी तो 1/3, 1/4 घटी तो 1/4। जैसे घटी तो घटी, बढ़ी तो बढ़ी। इस चीज को आप यहाँ पर इसी तरह से समझ सकते हो, जो कि मैं एक पॉइंट में लिख दिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनली को इस तरह से जो है आपके सामने पेश किया है कि आपको यहाँ तीनों एक ही कंडीशन है। ये चौथी जो है आपकी अलग कंडीशन है, जो कि इससे निकल करके आ रही है। अब चौथी में जो आपके यहाँ टी है, टी से आप क्या समझोगे कि यूं प्लेटों के बीच की दूरी है, अचालक प्लेट की मोटाई, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी या अचालक प्लेट की मोटाई, यहाँ पर भी आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ इसको बोलते हैं टी, क्या बोलेंगे अपन, टी। और टी की जो कंडीशंस आ जाएगी तो वो कंडीशंस क्या आएगी, यहाँ पर सी, यहाँ जब विलोम अनुपाती है नीचे है तो ऊपर में क्या चला जाता है, विलोम कंडीशन आ जाती थी, ये 1/n में चल जाता है। ये नियम है, क्या है, नियम। देखो नीचे है ना, तो ऊपर क्या रहेगा, एक तो रहेगा इसी ने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं विलोमानुपाती। क्या बोलते हैं, विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको बोलते हैं इनवर्सली, क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी इनवर्सली कंडीशन होगी। तो इनवर्स में मतलब अगर ये बढ़ी तो ये घटेगी, ये घटी तो बढ़ेगी। तो यहाँ अचालक की मोटाई बढ़ी तो ये क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, घट जाएगी। ये बढ़ी तो ये घटी, ये घटी तो ये बढ़ी। एक तीर है तो इस तरह से जो दिखते हैं, दो तेज जिस तरह से घटेगी उस तरह से बढ़ेगी। तो यहाँ उल्टी कंडीशन है, अर्थात विलोम का मतलब था उल्टा, और उल्टी ही कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। ये बात आपका, तो व्युत्क्रम बोलो, इनवर्स बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो या फिर रेसिप्रोकल बोलो, तो ये सेम कंडीशंस आपकी यहाँ पर लागू होगी। तो प्लेटों के बीच की दूरी, तो इन 3-4 बिंदुओं पर अपन बात कर रहे थे, और 3-4 बिंदुओं पर ही सारा का सारा जो है इस समांतर प्लेट की ये जो धारिता है, ये कैपेसिटेंस है, ये सी है, वो निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। तो आपको इसी आधार पर क्वेश्चंस का आंसर देना था दोस्तों, जिसका अपन जिक्र कर रहे थे, वो यही था। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो अचालक नियतांक की बात करते हैं। इसकी कुछ बिंदु और भी है अपनी, जिस पर अपन पर चर्चा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान दो। तो अपन देखिएगा यहाँ जो है अचालक नियतांक को लेकर के कुछ बात करते हैं। सुनिए ध्यान को, अचालक नियतांक क्या होता है। तो अचालक नियतांक की जो कंडीशन है वो क्या, तो लिखिएगा अचालक नियतांक क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ आप ये समझ सकते हो, तो अचालक नियतांक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वाली बात आती है, तो इसमें एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर लेनी है कि ये चीज जो कंडीशंस आपकी यहाँ तक बनी है, जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, वो क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर नियतांक की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला नंबर का आता है, एक तो आता है वर्धिशु। जिस तरह से अपन बात करते हैं तो एक चीज का आते हुए क्लियर करते हैं। तो ये था अपन जिस पर बात कर रहे थे यहाँ अचालक नियतांक। अचालक नियतांक में देखिए सबसे पहले आता है वायु। क्या आता, वायु, या फिर अपने वायु के साथ में अगर ये न हो तो निर्वात भी चलेगा, जिसे वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं,
निर्वात भी चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वैक्यूम इसको कहते हैं, तो वैक्यूम भी आपको यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, निर्वात या वैक्यूम। और इसमें अपन जो है यहाँ ये अचालक नियताओं को कैसे व्यक्त करते हैं, इसका जो होता है इकाई होता है। इकाई का मतलब होता है एकक, और एकक ना आए वहाँ तो एक आ जाएगा, एक ना आए तो एकल आ जाएगा, और एकल ना आए तो क्या आ जाता है, यूनिटी आ जाता है। क्या आ जाता है, यूनिटी। यूनिटी ना आए तो यहाँ पर एक आ जाता है। तो इस तरह से जो है कंडीशन से आपको समझना है कि क्या स्टेप हो सकते हैं, इकाई, एकक, एक, एकल, यूनिटी, कोई भी अगर आए आपके तो आपको ध्यान रखना है। तो वायु निर्वात के लिए पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन से, आपको रखना है कि ये पूछा गया कि वायु की अचालक नियतांक के का मान होता है, तो वहाँ इकाई से अधिक, इकाई से कम। देखो मैं क्वेश्चन से भी बताऊंगा, थोड़ा बताता हूँ आपको आगे तो क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पर परिभाषा करते हैं। इसके बाद में जो है अन्य के लिए, कोई भी अन्य हो सकता है, कोई अन्य पदार्थ के लिए, अन्य पदार्थ हेतु, ठीक है, अन्य पदार्थ है ना, अचालक नियता अन्य पदार्थ हेतु। ठीक है, अन्य पदार्थ के लिए अगर बात करते हैं तो के जो होगा वो कितना होगा, अन्य पदार्थ के लिए ये के, ठीक है, के मतलब अचालक नियता का हम जिक्र कर रहे हैं, वो होता है 2 से 81 तक, 81 तक। और अन्य अगर बात करते हैं इसमें सेरामिक पदार्थ के लिए, किसके लिए, सेरामिक पदार्थों के लिए, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। सेरामिक पदार्थों के लिए मैं बहुत अंदर तक लेके जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखने की बात है सेरामिक पदार्थों के लिए। तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा, सेरामिक पदार्थों के लिए के का जो मान है वो आपको ध्यान रखेगा। सेरामिक पदार्थों में कौन कौन से आते हैं, पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। सेरामिक पदार्थ आपको ये तो पता चले कि होते कौन कौन से हैं, मैंने नाम तो लिख दिया कि सेरामिक पदार्थ होते हैं। तो एक तो होता है टिटानियम, यहाँ पर ट्राइऑक्साइड लिखिए पहला, टिटानियम ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड पहला तो ये होता है टिटानियम ट्राइऑक्साइड। और दूसरा एक और होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर टिटानियम के बाद बेरियम, क्या आता है, बेरियम स्ट्रोंशियम टिटानेट, बेरियम, ठीक है, यहीं लिख लो भले आप, है ना, इधर लिख लो आगे, ठीक है। दूसरा नंबर का होता है बेरियम स्ट्रोंशियम टिटानेट, स्ट्रोंशियम टिटानेट। अब इसका जो के होगा, किसका, बेरियम, यहाँ पर जो है इसका अगर के की बात करते हैं तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अगर के की बात की जाए तो ये के होगा 7500। अब ये किसका के है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सेरामिक पदार्थों का, मतलब टिटानियम ट्राइऑक्साइड या फिर बेरियम स्ट्रोंशियम टिटानेट, इनका जो है के मतलब यहाँ पर अचालक नियतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कितना है, 7500। ये आपको ध्यान रखना है। जब इस तरह की कंडीशंस होती है तो ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए आपको कहा गया है कि यहाँ जो क्षमता है वो अचालक प्लेट की मोटाई पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, और कांस्टेंट के पर भी निर्भर करती है। यहाँ लिखा है अचालक नियतांक पर निर्भर, तो यहाँ नियतांक का मान जब बढ़ेगा घटेगा तो यहाँ क्षमता भी बढ़ेगी घटेगी, 2 है तो उस हिसाब से घटेगी, अगर यहाँ पर 81 है तो उस हिसाब से 75 है तो उस हिसाब बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, वो अकॉर्डिंग कंडीशन की इतना है, ये यहाँ पर 2 से 81 तक है, यह इकाई है, यहाँ वायु में है इकाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन से जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किस तरह से करें, क्या करें, और ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या। तो भाइयों क्वेश्चन तो किसी भी प्रकार से कहीं से भी कैसे पूछे जा सकते हैं, इसका कोई कुछ भी भरोसा नहीं है। तो आप लिख लीजिएगा इसका, फिर मैं आगे और बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आए। दोस्तों ये आपने देखा इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इस पर परिचर्चा हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा कि समांतर प्लेट जो कैपेसिटर है इसका फॉर्मूला आपके यहाँ पर है सामने, वो साफ साफ लिख दिया आपने यहाँ, और लिखने के बाद आपको पता चल गया कि भाई यहाँ सी जो है कैपेसिटर प्लेट है, प्लेट जो है क्षेत्रफल यहाँ पर ए, अचालक प्लेट यहाँ पर है, इस तरफ से जो है यहाँ नियतांक डाइलेक्ट्रिक, इस तरह से सारी चीज़ें आपको मैंने बताई विस्तार से। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पर भी मैं आपको पूरा क्लेरिफाई कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ देखिएगा सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है तो वो क्वेश्चंस के ऊपर ही रखना है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम पुटअप होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा सारा। सबसे पहले जो है समांतर प्लेट के आधार पर जो कैपेसिटर है इसके क्वेश्चंस कैसे पुटअप हुए हैं
इसको यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं अधिकतर क्वेश्चंस आए हुए ही पुटअप करा रहा हूँ, जिससे क्या होता है कि एग्जाम में क्लियर हो जाता है। इसी टाइप के पैटर्न के जो क्वेश्चन उसी में से पुटअप होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। भाई पैटर्न बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, वही चीज़ें बाकी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है यूँ है कि देखना, निर्वात, यहाँ पर देखिए वायुबद्ध, वहीं आया, निर्वात वर्ड भी नहीं आता, वायुबद्ध, बद्ध, बंद नहीं, बद्ध, ऐसे वायुबद्ध स्थान के लिए अचालक डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ का यहाँ पर देखना, वायुबद्ध स्थान के लिए डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का की, देखिएगा जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की। अब की में यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस चीज़ की बात कर रहा है ये, यहाँ पर पराविद्युत क्षमता, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की पराविद्युत क्षमता का अपन डाइलेक्ट्रिक पदार्थ अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो आप यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक पदार्थ नियतांक क्या होगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो आधों को तो ये पता नहीं कि वायुबद्ध क्या होता है। अरे भाई निर्वात की बात कर रहा है, पहली बात तो ये क्लियर करो। अगर ये क्लियर नहीं है, यहाँ इसकी जगह वो वायु भी देता तो आपको दुबले होने की जरूरत नहीं थी, हवा देता, वायु देता तो एक ही बात थी। वहाँ ऑप्शन से देखो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वहाँ था इकाई से कम, ठीक है, ध्यान रखा। दूसरा था इकाई से अधिक। तीसरा था यहाँ पर एक और चीज है ना, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एक और है, आपको ध्यान देना, इसमें समझना थोड़ी बात। इधर देखिए है ना, इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई कोई भी। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस जब क्लिक होते हैं तो आप क्या करोगे इस केसेस में, तो मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि यूनिटी होता है, क्या होता है यूनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा यूनिटी, और ये चीजें आपके सामने हो जाती है। अब जब यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने पूछ लिया तो फिर आपके क्या कर जवाब था, ये था। तो इस टाइप के क्वेश्चन से दोस्तों कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आया है शेल में, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जिसमें क्वेश्चन का आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन था, क्यों था। देखिएगा, इसी जो अभी जो मैंने पढ़ाया उसी में ही से ही था, ठीक है। तो लिखिएगा, यदि किसी कैपेसिटर में प्लेटों की मोटाई को बढ़ा दिया जाए, सीधा बढ़ा दिया गया है, तो धारिता क्षमता क्या होगी, धारिता क्षमता किसकी पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर की। ये भी आपको ध्यान रख लेना, कैपेसिटर धारिता क्षमता क्या होगी। तो कैपेसिटर की कितनी क्षमता होगी इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या प्रभावित होगी, बढ़ेगी, घटेगी, ठीक है, बढ़ेगी, घटेगी, इसके बाद आता है अपरिवर्तनशील रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, इस टाइप की कंडीशंस आपके सामने आएगी। तो दोस्तों यहाँ जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि भाई किस टाइप की चीज आपके सामने, यदि किसी कैपेसिटर में प्लेटों की मोटाई को बढ़ा दिया जाए
तो धारिता क्षमता क्या प्रभावित होगी, तो बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तनशील रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, इस टाइप की चीज़ें आपके सामने आती है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्षमता की बात की है और यहाँ सी और यहाँ पर क्या प्लेटों की मोटाई, तो 1/4 क्या आता है टी, ठीक है। या तो मोटाई भी आता है या फिर दूरी डी। यहाँ पर कभी कभार ऐसा ना पूछ करके वहाँ यू भी आ जाता है सी लंबानुपाती डी, तो डिस्टेंस आ गया, बात एक ही। तो यहाँ जो है प्लेटों की मोटाई है, थिकनेस है, इसका मतलब इसका जिक्र किया गया। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर प्लेटों की मोटाई बढ़ा दी तो यहाँ कैपेसिटर क्षमता क्या हो जाएगी, घटेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपसे यहाँ पर सेल में पूछा गया है तो स्टील इंडिया लिमिटेड में, तो फिर आप उस केसेस में क्या करोगे, तो यार पता ही नहीं चल रहा मुझे तो क्या कर रहा क्या नहीं चल रहा, इस टाइप की चीजें आपके सामने आती है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप पढ़ोगे तो ज्यादा आपके समझ में आएगा। कर और आगे बात उतार लो, इसको एक बार उतार लिया, आगे बात करते हैं इसमें। तो और चीजें क्या आएगी इसमें ही, देखो यहाँ पर कैपेसिटर जो है परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है, जो आपको मैंने बता दिया कि बार एग्जाम में पूछा। अब इससे ही कैपेसिटर की बात करते हैं तो इसमें और क्या चीज़ आ जाएगी, ये भी आपको देखना है। हाँ जी बिल्कुल देखना है, क्यों नहीं देखना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैपेसिटर है इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या और आ जाएगी आपके, इसको देखना में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बिंदु बताना चाहता हूँ आपको कैपेसिटर में ही। तो सबसे पहले यहाँ एक और चीज़ आ जाती है आपकी, वो आती है, क्या आती है देखिए समझे समझना है आपको। इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक, ठीक है, एक्शन। ओके है ना, इसको बोलते हैं स्थिर, यहाँ पर स्थिर वैद्युत क्रिया, ठीक है, यदि स्थिर वैद्युत क्रिया। अब स्थिर वैद्युत क्रिया का अगर बात करते हैं तो होती क्या है, इसको परिभाषित तौर पर अपन देखेंगे तो यूँ समझिएगा कि कोई भी कैपेसिटर ले लीजिएगा, सही मायने में देखो तो कोई भी कैपेसिटर ले लिया आपने, और कैपेसिटर को जब ले लिया गया, इधर देखना, कैपेसिटर को जब ले लिया गया तो उसमें एक चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि यहाँ कैपेसिटर लिया है तो उसमें कोई ना कोई आवेश यहाँ जो है संग्रहित हो जाता। तो वो संग्रहित होने की क्यों, क्योंकि उसके बीच में कुचालक प्लेट डीसी धारा को प्रभावित नहीं होती, इसीलिए जो है डीसी के लिए जो है कैपेसिटर अनंत मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, ठीक है। यही कारण है डीसी के लिए प्रतिरोध कैपेसिटर जो है अनंत मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, इसी के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें जो है क्या होता है, यहाँ पर बीच में जो है धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। तो लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, कैपेसिटर में अचालक में डीसी धारा का प्रवाह, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बहुत नगण्य, क्या देखिए कैपेसिटर में डीसी धारा का प्रवाह नहीं होता है, किसके कारण नहीं होता है, कैपेसिटर में अचालक में डीसी धारा का प्रवाह नहीं होता। जब अचालक है तो उसमें डीसी धारा प्रवाहित नहीं होगी, डीसी धारा प्रवाहित नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, परंतु धारा में क्षणिक यहाँ पर, परंतु धारा में यहाँ पर बात करते हैं तो परंतु धारा में क्षणिक प्रवाह को तो होगा, क्षणिक प्रवाह तो होगा, उसके कारण तो लिखिएगा, परंतु धारा में क्षणिक, लिखिए आगे, प्रवाह से विद्युत धारा क्षणिक प्रवाह से, हाँ बिल्कुल यहाँ पर देखा। तो यहाँ कैपेसिटर में अचालक में डीसी धारा का प्रवाह होता है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो है डीसी अचालक के कारण क्या होता है, इसमें डीसी धारा का प्रवाह नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। इसी के कारण यहाँ अनंत प्रतिरोध प्रस्तुत करता, क्या करता अनंत, परंतु धारा क्षणिक प्रवाह से कैपेसिटर में स्थिर वैद्युत क्षेत्र के रूप में, ध्यान रखना, स्थिर वैद्युत क्षेत्र के रूप में विद्युत ऊर्जा एकत्रित हो जाती हैं,
ठीक है। तो यहाँ जो एकत्रित हो जाती है, इसको तो आपको देखना है कि किस तरह से जो है कंडीशन आपके यहाँ क्लियर हो जाती है, तो ये चीज़ आपको देखना हो जाती है। और यहाँ जो है आपको देखो कैपेसिटर में अचालक के कारण ध्यान रखा, अचालक का डीसी धारा का प्रवाह नहीं हो पाता, अचालक मतलब डायलेक्ट्रिक कारण। तो यहाँ क्योंकि इसीलिए इसका जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ आर अनंत होता है, परंतु धारा का क्षणिक प्रवाह से, कुछ क्षण प्रवाह से कैपेसिटर में स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है के रूप में विद्युत धारा एकत्रित हो जाती है, संग्रहित हो जाती है और ये एकत्रित हो जाती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसका एक फॉर्मूला बनता है और इसी के कारण जब भी आपको पता है कि बड़े कैपेसिटर की क्षमता अधिक होती है, छोटे की कम होती है। अब आपको बड़े कैपेसिटर की क्षमता डायरेक्ट आपने जो है, क्योंकि जिस भी मशीन में उपयोग किया गया डायरेक्ट अगर यूज में लिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, झटका लग सकता है आपको भयंकर वाला। तो इसे बचाव के लिए उसे क्या करना है, मोटे तार से विसर्जन कर लेना चाहिए, जिससे सारा करंट उस मोटे तार में समा जाए और हम फिर बाद में उसको यूज ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। तो लिखिएगा नोट में, ठीक है। छोटे संधारित्र की क्षमता कम, परंतु बड़े की अधिक होती है। अतः मशीनों के मरम्मत के समय कैपेसिटर निकालने के बाद उसे मोटे तार पर विसर्जन कर लेना चाहिए। अन्यथा बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। नोट डाल के लिख दी मैंने, बहुत ही सावधानी की बात है। चलो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो ना हो, लेकिन आपके जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस बात को, ये आपको ध्यान रखने की बात है। चलिए अब यहाँ पर इसमें यूँ कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, कैपेसिटर के लिए यहाँ पर बात कर समझिएगा। अतः यूँ कहेंगे कि कैपेसिटर में एकत्रित ऊर्जा के लिए जो सूत्र है, या फिर यूं समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत ऊर्जा क्रिया के लिए जो फॉर्मूला है, इस पर अपन बात करते हैं। तो ऊर्जा को अपन, कोई भी ऊर्जा हो, आप जानते हो ई से ही लिखेंगे, ठीक है। अब जब ऊर्जा को अपन ई से लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2, ठीक है, CV²। आपको अच्छी तरह से ज्ञात है यहाँ पर कि एक चीज़ आपको बताई थी मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही, आपको कि नहीं है तो मैं बता देता हूँ वापिस से। Q बराबर क्या बताया था मैंने, CV, यही बताया था Q बराबर CV थोड़ी देर पहले ही। इसका मतलब इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि E बराबर 1/2 की जगह 1/2 और CV²। अब CV² देखो, यहाँ एक CV और एक CV। अब यहाँ से अगर एक V ले लिया जाए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह से यूं समझो, तो यहाँ ये चीज मैं लिख दूं या ये लिख दूं, दोनों में से एक ही बात तक है। इसकी जगह ये लिखूं या इसकी जगह ये लिखूं, दोनों में से एक ही बात तक। तो यहाँ मैं इस चीज को ले लेता हूँ, ठीक है, समझना बात को। तो इस चीज की जगह मैं क्यू ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, क्यू। तो यहाँ ये क्यू ले लिया, तो सीधा सीधा मेरे पास ये आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा, सीधा वी बचा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ गया क्यूबी। तो इस तरह से आपके ये स्क्वायर रूट कर, यहाँ पर क्या आएगा, क्यूबी। तो इस तरह से भी आपका यही फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दो फॉर्मूले किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में से पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन आएगा इस पर भी अपन परिचर्चा करेंगे। मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो कंडीशंस आई है, इसमें आपको ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है, एकत्रित एनर्जी, ठीक है, एकत्रित एनर्जी। एकत्रित जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो आपकी हमेशा जूल में ही मापी जाएगी। किसमें, जूल में, याद रखिएगा आप। इसके बाद में यहाँ सी का मतलब होता है धारिता,
और धारिता को हमेशा आप फेरेड में ही मापोगे। किसमें? फेरेड में। यूं कह सकते हो कि माइक्रो फेरेड में जरूर माप सकते हो। इसके बाद मतलब वी का मतलब होता है विभव, और विभव को अपन वी से व्यक्त करते हैं। इसको जो मापेंगे वो वोल्टेज में होगा। किस में होगा? वोल्टेज में। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। या 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ ये 3 चीज़ है जिसके आधार पर अपन बात कर रहे हैं, और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बन जाता है। चलिए दोस्तों, एक बार आप इसे एक नज़र में उतार लीजिएगा, फिर मैं इसी में ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आया है, और आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी है। अतः छोटी छोटी बातें हैं परंतु बहुत मोटी बातें हैं। तो आप इसको उतारो पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो फिर आपने ये उतार लिया, तो अपन इसमें सवाल पर भी पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर में अचानक में DC धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, परंतु कुछ क्षणिक प्रभाव से कैपेसिटर में स्थिर विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो ही जाता, और इसके कारण इसमें कुछ विद्युत तो यहाँ संग्रहित एकत्रित हो जाती है। इसीलिए आपको बताता हूँ कि झटका अगर लगता है तो आप शॉर्ट सर्किट कर ले, आपस में छोटे कैपेसिटर को आपस में जो है भिड़ा ले। आप देखना वो आपस में अगर शॉर्ट करते हैं तो इसका मतलब जीवित है, अगर वो शॉर्ट नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब वो जीवित नहीं है। इस टाइप की स्टेप आपके साथ में हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है आपके। इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है DRDO में, वो आपको मैं बताता हूँ। DRDO में आपसे क्वेश्चन पूछा गया न्यूमेरिकल, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिखिए किसी परिपथ में लिखिएगा, किसी परिपथ में 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। ध्यान दो, यहाँ पर किसी भी परिपथ में 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है, जबकि परिपथ, ठीक है ध्यान रखना, जबकि परिपथ 100 वोल्ट के साथ, परिपथ की वोल्टता, जबकि परिपथ की वोल्टता 100 वोल्ट है तो कैपेसिटर में एकत्र ऊर्जा क्या होगी? ये आपको देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस टाइप से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब इसमें आपको देखना था कि कैपेसिटर में ऊर्जा जो है यहाँ एकत्र ऊर्जा का पूछा गया, फॉर्मूला दिया है। इसमें जो चीज़ दी गई है उस पर ध्यान दो आप। ठीक है, मुझे जो है यहाँ एक तो ये दिया गया है, एक और दिया गया है यहाँ, ये 2 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो परिपथ की फेरेड, तो यहाँ C जो दिया गया, C इसका मान दिया 15 माइक्रोफेरेड। ठीक है, म्यू डन। ठीक है, म्यू एफ को अगर आपके कन्वर्ट करते हैं, इस म्यू को गायब कर देते हैं। ठीक है, इसको गायब करते हैं, अपने पास में 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ? 15। तो 15 × 10 की पावर -6 फेरेड, ये आपके साथ हो गया। चलो डन। इसके बाद में C के बाद में एक और आता है V का मतलब ओल्टता, और ओल्टता की अगर बात करता हूँ तो इसमें क्या ओल्टता आएगी जिस पर अपन ध्यान रखना। तो यहाँ जो है V का जिक्र अपन यहाँ कर रहे हैं, तो V में अपन यहाँ पर क्लियर करते हैं, तो V दिया है 100 वोल्ट। कितना दिया? 100 वोल्ट। अब यहाँ तक भी क्लियर है, 100 वोल्ट दिया, तो 2 चीज़ें अपन को मिल गई। फॉर्मूला चाहिए ये E, दोनों चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, अगर ये होता तो ये देते। अब जब दोनों ही इसमें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला अपने पास लग जाएगा 1/2। ठीक है, कौन सा लगेगा? E बराबर 1/2 CV²। डन। ठीक है, जब ये चीज़ अपने पास है तो इसका मतलब क्या लगेगा अपना? E बराबर 1/2। C का मान कितना है? C 15। ठीक है, इंटू में 15। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना है? -6। ये ऐसा कैसे उतार लिया मैंने? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसके बाद फिर इंटू डॉट का मतलब यहाँ क्या होता है? इंटू ही होता है, कुछ भी नहीं लगा तब भी इंटू ही होता है। स्क्वायर यहाँ किसका? 100 कितना दिया गया? 100 का क्या है? स्क्वायर ये दिया है। यहाँ से उतारा मैं आपको देखना। 100 का क्या करूँगा? स्क्वायर क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ वीक है, इसलिए वीक स्क्वायर लगा दे। अब यहाँ कुछ भी नहीं करना, आगे तो आपको इसको हल करना है। मुझे लगता है कि आपको सबको आता नहीं आता, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तरीके से कर लो आप। तो देखिएगा यहाँ ये जो चीज़ है, इसमें आप इस चीज़ पर ध्यान दो। इसको अगर मैं नीचे लाता हूँ,
तो अपने पास ऊपर क्या बच जाता है 15 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 100 इंटू 100 तो बराबर ये होगा ना। तो यहाँ 100 पे कितनी जीरो लगा सकता हूँ मैं, 1 2 3 4, बात एक ही होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, डन। इसके बाद बटे में कितना आ जाएगा आपको ये देखना है। ठीक है, तो बटे में आपके पास आ जाएगा ये नीचे, तो सीधा सीधा कितना आ रही है यहाँ पर, सीधा सीधा अगर बात करते हैं तो 10 की पावर यहाँ माइनस का नीचे आते ही प्लस में हो जाएगा तो 6। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब आपके पास में आ जाता है ई बराबर क्या हो जाता है, अब इसको इससे गुणा करो तो सीधा सीधा कितना आता है, देखो ध्यान दो। अब इसकी कितनी जीरो लगा दूँ, 1 2 3 4। ठीक है, 4 है तो 4 ही लगाऊंगा ना। तो नीचे क्या लगा दूँ, फिर नीचे कितना है तो 2, 2 के कितनी जीरो लगा दूँ, इसको इससे गुणा करो 6, 1 2 3 4 5 और 6, डन। मैं काट देता हूँ, आप भी समझो इस बात को। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 0 से 4 0, डन। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक भी। अब बचे हैं आपके पास केवल ई बराबर 15/200। अब इसका इसमें भाग देना नहीं आता आपको, बस यही समस्या है। और ये नहीं आता तो आंसर नहीं आएगा, आंसर जूल में आता है। चलो अब कभी कभार ये आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो आंसर आपको निकालना होता है। नहीं आता तो कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे कर लिया करो। 15 ये लीजिएगा, 15 में भाग देते हैं 200 का तो नहीं जाता है। अब जब जाता ही नहीं है तो क्या करोगे बताओ भाई, आपके पास तो ऑप्शन होना चाहिए, नहीं जाता तो उसका क्या तोड़ है बताओ आप। ये तोड़ तो है, क्या तोड़ है मैं बता देता हूँ आपको। चलो इधर आइए मेरे साथ में, 200 में भाग नहीं जा रहा था, पॉइंट लगा दो। ठीक है, पॉइंट लगते यहाँ क्या आ गई 0। अब तो यहाँ पर फिर भी 150 है, फिर नहीं जा रहा तो फिर 0 उतार लो। तो अब तो जाएगा 1500 में। चलिए 1500 में जाएगा, लेकिन कितनी बार जाएगा, तो यहाँ जो है इसको देखिएगा 20 से गुना कर लिया करो। 20 से अपन 7 से गुना करते हैं तो कितना आता है, देखो इस टाइप से जो करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखना है, तो टोटली आपको यहाँ पर देखना है। तो इस तरह से जो है आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि कितने जो है आपके इसमें होगा, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। डन। अब यहाँ जो दे रहे हो आप 20 से दे रहे हो कि 2 से दे रहे हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपके सामने जो है क्लियर है। इसको काटो, यहाँ से सीधा सीधा काटने के बाद जो है टोटल कितना आ जाएगा 75। 7 बार जाएगा एक बार, फिर 7 के बाद 5 बार जाएगा। इस तरह से आपका पूरा कवर कर लेना इसको, भाग दे करके इसका। और ये भाग दोगे तो आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.75 है ना। और ये आएगा जूल में, क्या आएगा जूल में। इसमें भाग देना, वेदुलम मत होना। ठीक है, यहाँ पर तो देखिएगा कंडीशन आपका यहाँ पर ये है। अब इसका इसमें भाग दोगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। गुणा करने पर यहाँ लिख देना, फिर लेस कर देना, वो भाग करना। और यहाँ पर सीधा सीधा शॉर्टकट भी ये है कि इससे डायरेक्ट भी करके देख लेते हो तो ये आपका जूल में आ जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन आंसर जब आपके आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये आपके यहाँ DRDO JEE में पूछा गया है। स्टैंडर्ड तरीका का क्वेश्चन है और आपके पूछा जा सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों। इतना ये आवेश को क्या करेगा, एकत्रित करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु बहुत ही मोटी बातें हैं। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, बहुत ही एक एक चीज़ को क्लियर करके पूरी बारीकी से पढ़ाया आपको मैंने विस्तार से। तो देखो, इसको लिखो, पढ़ो, क्लियर करो। तो मैं इसी क्रम में बताना चाहता हूँ आपको कि भाई जो चीज़ें अपने यहाँ पर पढ़ाई बहुत विस्तार से इसको पढ़ते जाओगे, यकीनन सफलता मिलेगी आपको। क्योंकि यही एक पढ़ाई का जो है क्रम है, सीक्वेंस पे पढ़ते जाओ। जीवन का एक अमूल्य वचन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर दिल दिए तले अंधेरा होता है, हर दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देख करके, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देख के, लेकिन मुश्किलों के बाद ही एक नया सवेरा होता है जिसका नाम है सफलता। और वो आपको हासिल लग जाती है दोस्तों। तो आप उसके लिए लगातार पढ़ो, स्ट्रगल करो, मेहनत करो। इस वीडियो को भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजो। आपको इसके बाद एक और बात बताता हूँ कि मैं इसके बाद पीछे वाले कैपेसिटर के प्रकार और कैपेसिटर के प्रकार के बाद में जो है इन कैपेसिटरों का जो है संयोजन, जो कि आपको पता है सीरीज और पैरेलल में इस टाइप से जो है और मिश्रित क्रम से संयोजन करेंगे, तो वो संयोजन भी आप पढ़िएगा क्रमबद्ध रूप से। अगर सारे वीडियोज नहीं मिलते तो हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाकर गूगल से ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप उसमें सारे वीडियोस को देख सकते हो। उसमें आपको डेली क्यूज वगैरह सारा जो है फ्री कुछ मिल रहा है, उस पर भी आप जो है यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। और उसमें बाकी चीज़ों का आप जिस तरह से सारी चीज़ें दी गई है तो उनका उपयोग कर सकते हो। इसके बाद टेस्ट सीरीज है, ई-बुक है, PDF है, और ये सारी चीज़ें आपको उस एप्लीकेशन के माध्यम से मिल रही। तो आप सभी जो है वहाँ जाकर के सारी चीज़ों को जो है एक एक करके देख सकते हो। उम्मीद है ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पसंद आ रही हो। तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों तक फिर शेयर करने में जो है सब सहयोग करें, जिससे कि सभी वीडियोज का जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभ उठा सके। आप मेरी बात को फॉलो करोगे, क्योंकि इसमें आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं करता। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को 10-15 ग्रुप में भेज ही दोगे। उम्मीद है फिर मिलाऊंगा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।